मेरे परिवार ने मुझे एक अमीर घर में लकी मैरिज के लिए बेच दिया। लिव इन सन इन लॉ के रूप में पहले ही दिन मैंने अपनी सीईओ वाइफ के पागल होने का पूरा प्रोसेस देखा। नौकर कांपते हुए दवाई लाया। सिर्फ मैं शांत रहा और मैंने उस कुर्सी को भी कन्वीनियंटली सीधा किया जिसे उसने किक मारकर पलट दिया था और बैठ गया। बटलर चू से रहा नहीं गया। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने शांति से जवाब दिया। वो मेरी वाइफ है, डर क्यों लगेगा? ये सुनकर बटलर चू ने मुझे कंटेम्प्ट से देखा। विश्वास नहीं होता ये नया यंग मास्टर इतनी जल्दी कैरेक्टर में आ गया। हर बार वाइफ कहता है, लेकिन ऐसी वाइफ से शादी करने से तो अकेले रहना बेहतर है। दवाई जल्दी लाई गई, लेकिन नया नौकर बेसिकली उस पागल औरत को पिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर था कि दवाई मुंह तक पहुंचने से पहले ही पीट पीट कर मर जाएगा। बटलर चू ने भी खुद जाकर दवाई पिलाने की हिम्मत नहीं की, बस अपने सबॉर्डिनेट्स को बेकार कहता रहा। दवाई मुझे दो, मैं अचानक बोला। नौकर ने तुरंत दवाई दे दी। चुपके से राहत की सांस ली कि आखिरकार इस हॉट पोटैटो से पिंड छूटा। मैंने दवाई का बोल थामा और बोला, सब बाहर जाओ, मैं उनका ख्याल रखूंगा। यंग मास्टर, आप अभी नए आए हैं, एल्डेस्ट मिस से अभी प्रॉपरली फेमिलियर नहीं हुए। हम पास रहकर आपको दवाई पिलाते देखें। बटलर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि मैंने बीच में काट दिया। बटलर चू, वो पहले से मेरी वाइफ है, मैं नेचुरली उनका ख्याल रख सकता हूँ। जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर दीजिए। बटलर चू अंदर से फ्यूरियस था। ठीक है, चूंकि तुम्हें मौत का डर नहीं, सब तुम्हारे हवाले। जब बाद में वो पागल औरत तुम्हें तंग करे तो रोते गिड़गिड़ाते हमारे पास मत आना। तो बटलर दोनों मेट्स को लेकर बाहर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैं मुड़ा और दवाई टॉयलेट में उंडेल दी। क्योंकि अभी जब दवाई लाई गई थी, मैंने चाइनीज़ मेडिसिन की तेज़ खुशबू के बीच एक फेंट खट्टी सड़ी स्मेल पकड़ ली थी। ये खट्टी सड़ी स्मेल बहुत डिस्टिंक्टिव है। ये मीज़ीन केआओ की कैरेक्टरिस्टिक सेंट है। इस मीज़ीन केआओ का हैलोसिनोजेनिक इफेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म यूज से दिमाग बिगड़ जाता है, इंसैनिटी के सिम्टम्स आते हैं, आखिरकार लाइफ फोर्स कमज़ोर होते होते मौत हो जाती है। मीज़ीन केआओ बहुत रेयर है, सिर्फ नॉर्दर्न म्यांमार रीजन में मिलती है। फर्स्ट कंट्री में शायद ही कोई इसे पहचान सके। पहले मुझे शक था कि शेन युवई शायद पागल होने का नाटक कर रही हो, लेकिन अब लगता है वो सच में पागल है। बस ये पागलपन मेंटल इलनेस जैसा नहीं है, ये एक मैन मेड मैडनेस है। लगता है शेन फैमिली का मामला जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मर्की है। करीब आधे घंटे बाद शेन युवई आखिरकार बेड पर बेहोश हो गई। तब मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पल्स लिया। सिम्टम्स वैसे ही थे जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, और ये पहले से फाइनल स्टेज में थी। अगर इलाज न हो तो 1 महीने के अंदर जरूर मर जाएगी। मैंने शेन युवई को ध्यान से फिर देखा। मानना पड़ेगा, इस औरत की खूबसूरती शहर उलट देने वाली है। ऐसी औरत को अनगिनत मर्द चाहते होंगे। तो आखिर किस बात ने उसे इतना मिजरेबल किया? उसकी कलाइयां और टखने वायलेंट स्ट्रगल्स के बाद आयरन चेन से थीं। अभी जो था उसमें दोनों जगह ब्लड स्टेन्स थे। मैंने वो की निकाली जो मैंने बटलर चू से कन्वीनियंटली ले ली थी और उसकी आयरन चेन्स खोल दी। फिर उसे एक पिल दी, फिर गर्दन के पिछले हिस्से को फील किया। जैसे कुछ महसूस हुआ। फोर्स से खींचा और एक सिल्वर नीडल निकल आई। शेन युवई ने दर्द से धीरे से कराहा, लेकिन उसका रंग क्लियरली बेहतर हो गया। सिल्वर नीडल का रंग थोड़ा डार्क हो गया था, दिखाता था कि काफी देर से उसके ब्रेन में थी। इतना विशियस। इसके बाद मैंने उसे कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन में एडजस्ट किया और सोच समझकर ब्लैंकेट उड़ा दी। शाम को एक नौकर कई सेट्स कपड़े लाया। पैकेजिंग से पता चल रहा था सब डिजाइनर ब्रांड्स थे, बस ब्रांड्स उतने फेमस नहीं थे। मैंने कोई सेरेमनी नहीं की, एक शर्ट जो पसंद आई चूज की और बाथरूम में शावर करने गया। नए कपड़े पहनकर जब वापस आया, मेरा पूरा ऑरा और अपीयरेंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी मोमेंट बटलर चू मुझे ढूंढते हुए आया। नॉक नहीं किया, सीधे दरवाजा धकेल दिया। मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी। बटलर चू, कुछ काम है? अगली बार अंदर आने से पहले नॉक करना याद रखें। फोर्थ यंग मास्टर स्कूल से वापस आए हैं, सुना है घर में कोई नया है। उन्होंने कहा है तुमसे एक मोमेंट मिलना है। बटलर चू ने देखा कि मैं सोफे पर पड़ता बैठा हूँ, जाने का कोई इरादा नहीं, तो फिर से अर्जेंट किया। मैंने आलसी से जवाब दिया, चूंकि मेरे ब्रदर इन लॉ मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद आना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कि बड़ा जूनियर से मिलने जाए। बटलर चू मेरी बात सुनकर हंसने लगा। अरे यंग मास्टर, हम सर्वेंट्स के सामने तो शेखी बघारना ठीक है, लेकिन फोर्थ यंग मास्टर कौन है? वो मास्टर और मैडम के चहीते बेटे हैं, इस घर के असली मालिक। उन्हें तुम्हारे पास आने हो कहने की तुम हिम्मत करते हो? मैंने पेज पलटा ध्यान से पढ़ते हुए और इनडिफरेंटली बोला, नहीं आना चाहते तो ठीक है, मुझे भी वैसे उनसे मिलना नहीं था। ये सुनकर बटलर चू जोर से हंस पड़ा।
ठीक है ठीक है ठीक है, चूंकि तुम इतने इग्नोरेंट हो, देखते हैं बाद में फोर्थ यंग मास्टर तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। वो हमारे शेन फैमिली के लिटिल टायरेंट हैं, कोई उन्हें प्रवोक करने की हिम्मत नहीं करता। ये कहकर बटलर चू हुंफ के साथ चला गया। मैंने आखिरकार किताब रखी और खड़ा हुआ, लेकिन बटलर के आखिरी शब्दों से डरकर नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने देखा शेन युवई ने आंखें खोल दी थीं। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी हेजी थीं, लेकिन पहले जैसी नहीं, जब आंखें खुलते ही चिल्लाना और तोड़फोड़ शुरू हो जाती थी। अभी वो बहुत शांत थी, चुपचाप छत को काफी देर तक देखती रही, फिर आंखें हिलाई और नजर मुझ पर आकर टिक गई। इतनी देर लेटे रहने से थक गई होगी, उठो और थोड़ी देर बैठो। लेकिन शेन युवई न हिली न कुछ बोली, एक पपेट की तरह मुझे उसे बेड के पास बिठाने दिया। मैंने उसकी अपीयरेंस देखी और बहुत सेटिस्फाइड था। रिकवरी बुरी नहीं है, हालांकि अभी थोड़ी डेज्ड है, कोई जल्दी नहीं, जल्द ही पूरी तरह रिकवर हो जाएगी। बटलर चू पहले से मुझे नापसंद था। इस मौके पर शेन मोबाई को और भड़काते हुए सारी बात बताई। जैसी उम्मीद थी, शेन मोबाई फ्यूरियस हो गया। मेरा उससे मिलना चाहना पहले से उसे फेस दे रहा है, फिर भी कहता है मिलना नहीं चाहता। क्या सच में सोचता है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है? पहले कभी 5th फ्लोर पर नहीं जाता था, क्योंकि शेन युवई बहुत कोल्ड और एरोगेंट थी, कभी अच्छी नज़र से नहीं देखती थी। बाद में शेन युवई पागल हुई तो और भी स्केरी हो गई और आना और भी कम होने लगा। आज सच में बेहद गुस्से में था। शेन मोबाई ने फ्यूरियसली दरवाज़ा ढकेला। मुझे सबक सिखाने आया तो उसने शेन युवई को बेड के पास बैठे देखा। दीदी जाग गई? उसका शेन युवई से रिश्ता बहुत डिस्टेंट था, उसकी बीमारी की गहरी समझ नहीं थी। अगर बटलर शेन युवई को बैठे देखता तो अज्यूम करता कि फिर से पागल होने वाली है। उसके दोनों हाथ और पैरों की चेन्स हटी देखकर तुरंत डर से पेल हो गया। एल्डेस्ट मिस की चेन्स क्यों खुली हैं? बटलर चू जल्दी पॉकेट में की ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने की निकाली और उसके सामने हिलाई। ये ढूंढ रहे थे? अभी मेरे पास गिर गई थी, देखा कि मेरी वाइफ के हाथ पैर रगड़ से छिल गए हैं तो उनकी चेन्स खोल दी। बटलर चू का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। एल्डेस्ट मिस की चेन्स खोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पजल एक्सप्रेशन से पलट कर पूछा। मेरी वाइफ कोई क्रिमिनल नहीं है, चेन्स में क्यों रहे? देखा नहीं है एल्डेस्ट मिस पागल होने पर कितना उत्पात मचाती हैं? चेन्स के साथ भी कोई पास नहीं जाता, चेन्स हटने के बाद और ज्यादा ट्रबल होगी। शेन युवई के पागल होने का सीन सोचकर बटलर चू ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। शेन मोबाई को खींचते हुए जाने लगा। यंग मास्टर चलते हैं जल्दी, एल्डेस्ट मिस के पागल होने पर कोई नहीं पहचानता। शेन मोबाई को खतरे का एहसास नहीं था, बस लग रहा था मैं बहुत एरोगेंटली बोल रहा हूँ और उसकी प्रेजेंस इग्नोर कर रहा हूँ। तुरंत गुस्से में आ गया। भले ही दीदी जाग गई हो, क्या उसका दिमाग ठीक है? क्या वो सच में तुम्हारी पीठ थाम सकती है? बता देता हूँ, मेरे पिता किसी नॉनसेंस पर यकीन करते हैं कि लकी मैरिज से दीदी की कंडीशन इंप्रूव होगी, इसलिए तुम्हें घर में लाए। एक्चुअली हमारे घर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम बस दीदी की देखभाल करने वाले नौकर हो। बोलते बोलते नजर कुर्सी पर रखे कपड़ों के बैग पर गई। बटलर चू ने जल्दी एक्सप्लेन किया। मैडम ने किसी को खरीदवाए थे, डर था तुम बहुत शाबी पहनो और फेस लूज हो जाए। शेन मोबाई ने स्नीयर किया। नौकर है, इतना अच्छा पहनने की क्या जरूरत? माँ बहुत दयालु है। बटलर चू, तुमने कहा था तुम्हारे बेटे का बर्थडे आने वाला है, वो कपड़े तुम्हारे बेटे को गिफ्ट कर दो। ये सुनकर बटलर चू तुरंत खुश हो गया। सब डिजाइनर कपड़े थे, बेचकर खूब पैसे मिलेंगे। लेने जाना चाहता था, लेकिन पागल शेन युवई से डर था, तो मुझसे बोला, यंग मास्टर कपड़े इधर लेकर आने में हेल्प करें। मैंने शेन मोबाई को एक नज़र देखा, कुछ नहीं बोला और ओबीडियंटली कपड़ों का बैग उठाया। जो 2 सेट्स बाहर गिरे थे उन्हें भी वापस बैग में रखा। बटलर चू स्मगली मुस्कुराया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसने देखा मैं घूमकर सारे बैग्स शेन युवई के पैरों के पास रख रहा हूँ। शेन मोबाई का चेहरा डार्क हो गया। ये क्या मतलब है? चूंकि छोटे भाई को चाहिए, मैं नेचुरली मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं शेन युवई का पति हूँ, इन चीज़ों में उनकी मंजूरी बेहतर है। दीदी सही दिमाग में नहीं है, जवाब ही नहीं दे सकती। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी पीठ थामेगी? हाँ, नहीं लाओगे तो मैं खुद लेता हूँ। फोर्थ यंग मास्टर। बटलर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेन मोबाई ने अपनी मौत बुलाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और रिजेंटफुली बोला, ये मत सोचो कि दीदी को शील्ड की तरह यूज कर सकते हो। दीदी। थप्पड़। एक क्रिस्प थप्पड़ शेन मोबाई के चेहरे पर पड़ा। उसके हैंडसम चेहरे पर तुरंत एक क्लियर हैंडप्रिंट उभर आई। शेन मोबाई थप्पड़ से स्टन रह गया। हैरानी से शेन युवई को देखा, फिर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? ये तुम्हारी दीदी ने मारा। ये कहकर मैंने शेन युवई को रिप्रोचफुली देखा। हनी, सच में बस कुछ सेट्स कपड़े थे, छोटे भाई को मारने की क्या जरूरत थी? इस मोमेंट शेन युवई ने आंखें हल्की सी खोली और आगे हेजी नजरों से देखा।
बस शेन मोबाई के एंगल से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं दिख रहा था। शेन मोबाई यकीन नहीं कर पाया, घूमकर बटलर की तरफ देखा। बटलर का एक्सप्रेशन पेनफुल था। यंग मास्टर, मूवमेंट बहुत फास्ट था, क्लियरली नहीं देखा। लेकिन शेन मोबाई मानने को तैयार नहीं था और कुछ और कहना चाहता था कि अचानक घुटने के पीछे तेज दर्द हुआ और पूरा शरीर मेरे पैरों पर घुटनों के बल आ गया। हंसी रोक नहीं पाया। उठो छोटे भाई, भले ही मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, इतनी कोट आउट आयु सेरेमनी की जरूरत नहीं, ये पुराने जमाने की बात है। ये कहकर बगल में शेन युवाई को देखा। ये तुम्हारा अपना छोटा भाई है, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं। शेन मोबाई ने गुस्से से दांत पीसे। अब भी बटलर पहले रिएक्ट किया और जल्दी से उसे खींचा। यंग मास्टर, आज मिस थोड़ी अलग लग रही हैं, जल्दी चलते हैं, उस बच्चे से निपटने का बाद में खूब वक्त मिलेगा। कहने की जरूरत नहीं थी, शेन मोबाई की हिम्मत पहले ही जाती रही। घुटने के पीछे दर्द नहीं, क्योंकि पूरी टांग पूरी तरह सुन्न हो गई थी। अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था, बस बटलर चू के सहारे घसीटा जाने दिया। मैं शेन मोबाई के इस इंसिडेंट से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। शेन यूरे को लेटाया, एक और पिल दी और वो फिर सो गई। मैंने सोई हुई औरत से कहा, तुम्हारे भाई को मैंने मारा, तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे ना? अगर ब्लेम करने की हिम्मत की तो फिर से पागल करवा दूंगा। शेन यूए की घनी आईलैशेस सपने में हल्के से कांपी, जैसे सुना हो और जैसे न सुना हो। शेन मोबाई अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता था कि उसके लिए खड़े हों, लेकिन उसके पिता इस वक्त दूर थे और माँ कहीं नहीं मिल रही थी। कोई बैकअप नहीं मिला। पैर अभी भी सुन्न था। डर था कि कहीं लेम ना हो जाए, इसलिए बटलर चू को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। कई टेस्ट्स के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। अगले दिन तक पैर नेचुरली ठीक हो गया। उधर जियांग योडाओ ने पूरी रात मोहजोंग खेला और डॉन पर ही सुना कि बेटा हॉस्पिटल में है। वो जल्दी से दौड़ी। ये सुनकर कि शेन युवई के एक फिट के दौरान उसे किक लगी, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। तुमने कहा शेन युवई होश में है? उसने बटलर चू को गुस्से से घूरा। एल्डेस मिस की क्या कंडीशन है, यंग मास्टर नहीं जानता? क्या तुम्हें भी नहीं जानता? किसने अलाउ किया तुम्हें उसे ऊपर ले जाने का? लेकिन जियांग योडाओ ने उसे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा यंग मास्टर कितना डरा हुआ है और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो? इस महीने का बोनस भूल जाओ। अगर एक और गलती की तो शेन फैमिली से निकलने के लिए तैयार रहो। बटलर को डांटने के बाद जियांग योडाओ पलटकर अपने बेटे को लेक्चर करने लगी। मैंने कितनी बार कहा है, 5वीं मंजिल पर मत जाओ, क्यों नहीं सुना? उस पागल औरत में देखने को क्या है? जब वो पागल होती है तो किसी को नहीं पहचानती। इस बार लकी रहे कि बिना चोट के बच गए, अगर सच में पैर टूट जाता तो। शेन मोबाई को माँ से कोई दिलासा नहीं मिला, उल्टे डांट मिली। उसे तुरंत बहुत बुरा लगा। कौन देखना चाहता था उस पागल को? बस सुना था कि पिताजी ने उसके लिए एक शादी का लकी घर ढूंढा है और एक पल के लिए क्यूरियोसिटी हुई, देखूं कैसा आदमी होगा जो पैसों के लिए लिव इन सन इन लॉ बनने और पागल औरत से शादी करने को तैयार होगा। वो तो बस एक सर्वेंट है। सच बताऊं तो तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर पहले से बहुत बीमार है, डॉक्टर जियांग ने कहा, 1 महीने से ज्यादा नहीं। ये सुनकर शेन मोबाई शॉक हो गया। माँ, मतलब एल्डेस्ट सिस्टर मरने वाली है? जियांग योडाओ को पता चला कि गलत बोल गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वैसे भी मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे लिए जानना काफ़ी है। बाहर जाकर बकवास मत करना। तुम्हारे पिता को उसके प्रति गिल्ट फील होता है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि नाम के लिए एक हस्बैंड ढूंढ लें ताकि जाते वक्त बहुत मिजरेबल ना लगे। रहा वो लड़का, जाते वक्त कोई बहाना बनाकर उसे निकाल देंगे और तुम उस जैसे स्काउंड्रल के लिए गुस्सा कर रहे थे। ये सुनकर शेन मोबाई को थोड़ा बेटर फील होने लगा। आज मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, बेहद प्लेजेंट। आज शेन युवे का कंप्लेक्शन भी थोड़ा बेहतर है। सुबह जब खिलाया तो खुद मुंह खोलना जानती थी, आंखें भी हमेशा मेरी तरफ देख रही थीं, कल जितनी वेकेंट नहीं। मैंने उसे व्हील चेयर में बिठाया और धीरे से पूछा, काफ़ी समय हो गया बाहर ताज़ी हवा में नहीं गई? शेन युवे ने धीरे धीरे सिर घुमाया और खिड़की के बाहर देखा। मैं तुरंत समझ गया। तो गार्डन में थोड़ा वॉक करते हैं, इससे रिकवरी में भी मदद मिलेगी। 3 सालों में शेन युवे ने 5वीं मंजिल का अपना कमरा कभी नहीं छोड़ा था। जैसे ही बाहर आई, घर के सभी सर्वेंट्स बेहद हैरान हो गए। बटलर चू इंटरवीन करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, इसलिए जल्दी से जियांग योडाओ को कॉल किया। जियांग योडाओ ने ठंडे से कहा, अभी उन्हें जाने दो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। साथ ही डॉक्टर झांग को भी नोटिफाई करो कि आकर देखें। ओरिजिनली जियांग योडाओ ने सोचा था कि शेन युवे के मरने के बाद अगर मैं थोड़ा ओबीडियंट रहा तो कुछ बेनिफिट्स देकर भेज देगी, लेकिन अब लग रहा है कुछ एफर्ट लगाना होगा। और यहाँ मुझे खबर ही नहीं थी कि बस एक वॉक लेने से कोई दुश्मनी पाल लेगा। पता होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वक्त मैंने धीरे से शेन युवे के बालों से गिरा हुआ फूल हटाया। जब नजरें नीचे गईं तो उसकी आंखों में उदासी की हल्की सी झलक दिखी। मुझे लगा वो सीनरी से अफेक्टेड है, अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोच रही है। मैंने उसे दिलासा दिया, जो बीत गया सो बीत गया, जल्द ही तुम पहले जैसी हो जाओगी। इन पिछले 3 सालों को बस एक सपना समझ लो। ये सुनकर शेन युवे ने धीरे धीरे सिर उठाया, मेरी जेंटल पानी जैसी नजरों से मिलाती हुई।
उसके होंठ थोड़े खुले और मुश्किल से लेकिन डिफाइंटली एक शब्द निकला, नहीं। तो जल्दी ठीक हो जाओ और उन्हें पैरों तले रौंद दो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। पास के एक छोटे रास्ते से अव्यवस्थित कदमों की आवाज आई। लोगों का एक ग्रुप दौड़ता हुआ आया और हमारे सामने की शांति को तोड़ दिया। एल्डेस्ट मिस को बाहर लाने का किसने कहा? आगे जियांग योडाओ ने चिल्लाकर कहा। कल ही कहा था ओबीडियंट रहो और अपनी औकात में रहो। लगता है मेरी बातें सीरियसली नहीं ली। बटलर चू, एल्डेस्ट मिस को तुरंत उनके कमरे में वापस ले जाओ। फिर यंग मास्टर को लॉन्ड्री रूम ले जाओ। अगर आगे से वो चुपचाप नहीं बैठा तो घर के सारे जूते पॉलिश करना उसका काम होगा। बटलर चू पहले से नाराज था। अब जियांग योडाओ का साथ मिलने पर नेचुरली और हिम्मत आ गई। यंग मास्टर, एल्डेस्ट मिस को रेस्ट चाहिए, प्लीज मेरे साथ लॉन्ड्री रूम चलिए। बटलर बोलते हुए अग्रेसिवली मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। अनएक्सपेक्टेडली मेरी स्किन छू भी नहीं पाया कि मेरे पैर से उखड़कर मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी मूवमेंट्स बहुत तेज थीं। किसी ने देखा नहीं कि मैंने कुछ किया और सबको लगा बटलर खुद की केयरलेसनेस से गिरा। मैंने चिंतित होने का नाटक किया, झुककर बटलर को उठाने का इरादा किया और वरीड टोन में बोला, बटलर साहब ठीक हैं? इतनी उम्र में चलते वक्त इतनी केयरलेसनेस क्यों? बटलर ने मुंह की मिट्टी थूकी और बोलने वाला था कि आंखें अंधेरी हुई और बेहोश हो गया। एक्चुअली जब मैं उसे उठाने का नाटक कर रहा था, मैंने मौका लेकर उसका स्लीप इंड्यूसिंग प्रेशर पॉइंट दबा दिया। कल शेन मोबाई का पैर रात भर सुन रहा और वो खड़ा नहीं हो पाया। वो भी इसलिए क्योंकि उसे पैर के पैरालिसिस पॉइंट पर किक लगी थी। ये प्रेशर पॉइंट टेक्निक आज तक चली आ रही है, लेकिन कम लोग जानते हैं और जो इसे मास्टरफुली यूज कर सकें वो और भी रेयर हैं। इतने कि कई लोग गलती से सोचते हैं प्रेशर पॉइंट मार्शल आर्ट सब टीवी ड्रामास की बनावट है। जियांग योडाओ को भी उम्मीद नहीं थी कि बटलर इतना यूजलेस होगा। एक ही गिरने में बेहोश हो गया। उसने सोचना शुरू किया कि उसे अर्ली रिटायर करवाए। शेन फैमिली को एक बटलर की जरूरत नहीं जो ढंग से चल ना सके। जियांग योडाओ का चेहरा ठंडा हो गया। पीछे खड़े बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से यंग मिस को उनके कमरे में वापस ले जाओ। ये ब्लैक बॉडीगार्ड का नाम बाबालू है। देखने में मस्कुलर और स्ट्रांग है। साफ पता चलता है कि ये किसी से नहीं डरता। सुना था एक बार इंटरनेशनल सांडा कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लिया था। अकेले 10 आदमियों से लड़ सकता है। बाद में जियांग योडाओ ने बड़ी रकम खर्च करके उसे बॉडीगार्ड हायर किया था और जहां जाती अपने साथ रखती। उन दिनों जब शेन युवई पहली बार पागल होने लगी थी, शैकल्स लगने से पहले कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर में बाबालू ने ही उसे काबू किया था। उसने शैकल्स लगाए थे और वो 3 साल तक लगे रहे। बाबालू को फिर से देखकर शेन युवई की उंगलियां मुट्ठी में बंध गई। अगर उसका शरीर अभी थोड़ा स्टिफ ना होता तो शेन युवई उसे 1000 टुकड़ों में काट देती। बाबालू आगे बढ़ा। माफ कीजिएगा यंग मिस। बोलते हुए उसने एक नया सेट ऑफ शैकल्स निकाला, उसी तरह शेन युवई पर लगाने की तैयारी करते हुए जैसे पहले किया था। उसके पास आने से पहले ही मैं शेन युवई की व्हील चेयर के पास आगे खड़ा हो गया और शांति से बोला, हमारे देश के कानून के अनुसार कोई भी दूसरे व्यक्ति को मनमानी तरीके से इम्प्रिजन या फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। एक फॉरेनर के नाते लॉ तोड़ने पर देश निकाला होगा। ये सुनकर बाबालू के डार्क फेस पर कंफ्यूजन आई। उसने पलटकर जियांग योडाओ की तरफ देखा। मुझे रास्ते में देखकर जियांग योडाओ ने मौकरी से कहा, ये शेन फैमिली का टेरिटरी है, यहाँ लॉ की बात करने की हिम्मत है? कितना हास्यास्पद। क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? ये शेन फैमिली का टेरिटरी है। मैं बिल्कुल नहीं डरा और एक क्वेश्चन से जवाब दिया। शेन फैमिली का टेरिटरी, क्या ये हमारे देश की सीमाओं के भीतर नहीं है? अगर देश की सीमाओं के भीतर है तो सबको लॉ मानना होगा। लॉ को फॉलो करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ये कहते हुए मैंने फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शेन फैमिली की एल्डेस्ट यंग मिस को उनकी स्टेप मदर ने 3 साल तक चेन्स में रखा। ऐसी सेंसेशनल वीडियो रिलीज होने पर पुलिस आए ना आए, पब्लिक ओपिनियन जरूर फट पड़ेगी। जियांग योडाओ गुस्से से दांत पीसने लगी। मुझे थ्रेटन करने की हिम्मत? बाबालू, तुम वहां क्यों खड़े हो? उस बच्चे का फोन छीन लो। आगे से इसे कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करना मना है। बाबालू को ऑर्डर मिली, अब होल्डिंग बैक नहीं रहा और मेरा फोन छीनने को हाथ बढ़ाया। मैंने ठंडी नजरों से ऊपर देखा। बाबालू का बड़ा हाथ पकड़ा और एक पंच मारा। पंच इतना पावरफुल था कि बाबालू 3 कदम पीछे लड़खड़ाया। उसका हाथ और बाहु शॉक से सुन्न हो गए। बाबालू ने डिसबिलीफ से मेरी तरफ देखा। मेरी ठंडी आंखों में किलिंग इंटेंट की एक झलक दिखी। इस तरह का किलिंग इंटेंट सिंपल ट्रेनिंग से नहीं आता। ये उस वॉरियर जैसा था जो जीवन और मृत्यु के बीच से गुजरा हो। इस वक्त मैंने ठंडे से कहा, बाबालू है ना? विदेश में कितने साल से हो? पूछते हुए मैंने कैजुअली अपने गर्दन का नेकलेस छुड़ा। और इस तरह यहाँ की सब चीजें एक हिडन कैमरा के जरिए एक सीक्रेट बेस के मॉनिटरिंग रूम में लाइव ट्रांसमिट हो रही थी। 5 साल। शायद मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग था या उस पंच की फोर्स बहुत शॉकिंग। बाबालू ने सब कॉन्शियसली जवाब दे दिया। 5 साल में काफी कमाया होगा। कंट्री ए में पैसे कमाने हैं तो लॉ मानना याद रखो, वरना मैं तुम्हें वापस तुम्हारे होम टाउन भेज दूंगा। साथ ही एक सीक्रेट बेस पर एक कोल्ड और शार्प ऑरा वाला आदमी सर्वेलेंस मॉनिटर घूर रहा था। वॉकी टॉकी निकालकर ऑर्डर दे रहा था, बाबालू नाम के उस अफ्रीकन की चेक करो।
डिपोर्ट करने का कोई रीजन ढूंढो। जियांग योडाओ शेन युवई के पागल होने से डरती थी, इसलिए थोड़ी दूर पर खड़ी थी। उसने क्लियरली नहीं देखा कि हम दोनों में अभी क्या हुआ और समझी कि बाबालू मुझ जैसे नए यंग मास्टर पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। बाबालू, भूल गए तुम्हारा मास्टर कौन है? जल्दी से उस बच्चे को निपटाओ, उससे बाद में वक्त मत बर्बाद करो। हालांकि बाबालू को सबकॉन्शियसली फील हो रहा था कि मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन वो जियांग योडाओ के भरोसे जीता था। यहाँ तक कि कभी कभी लॉ तोड़े तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार शेन फैमिली की ये मैडम बहुत पावरफुल और एक्सटेंसिव कनेक्शंस वाली थी, उसे प्रोटेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस वक्त बाबालू ने एक टेरिफाइंग बीस्ट जैसी दहाड़ लगाई, मुट्ठी बंद की और मुझ पर स्टॉर्म की तरह झपटा। पहले एनिमी को अंडर एस्टिमेट करके बस 30% स्ट्रेंथ लगाई थी, इस बार पूरी स्ट्रेंथ से। माफ कीजिएगा यंग मास्टर, ये सब तुमने खुद अपने ऊपर लाया। शेन युवई की पीठ सबकी तरफ थी, इसलिए वो मेरी स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं देख पा रही थी। बस फील हुआ कि मैं डेंजर में हूँ। वो स्ट्रगल करने लगी, खड़े होने की कोशिश की। डैम इट, उसके पैरों में अभी भी कोई फीलिंग नहीं थी, खड़ी हो ही नहीं पा रही थी। जब वो बेहद वरिड थी तभी पीछे से एक ग्रंट की आवाज आई। विशाल चेरी ब्लॉसम ट्री हल्के से हिला, पेटल्स बारिश की तरह गिरे, सबकी नजरें ब्लर हो गईं। अभी अभी जैसे बाबलू का पंच आया मुझ पर लगने ही वाला था, मैंने अचानक भौहें सिकोड़ी। नोटिस किया कि शूलेस कब का खुल गया था, इसलिए मैं झुककर शूलेस बांधने लगा, कन्वीनियंटली उस पंच को डॉज करते हुए। बाबलू का फुल फोर्स पंच सीधे मेरे पीछे ट्री ट्रंक पर लगा। पूरा चेरी ब्लॉसम ट्री हिल गया और पेटल्स घने रूप से गिरने लगे। साथ ही मेरी नजर बदली और मैंने तुरंत वार किया। 4 कंसेक्यूटिव पाम स्ट्राइक्स बाबलू के हाथ और पैर के कई मेजर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर। जब चेरी ब्लॉसम्स पूरी तरह गिर गए और जियांग यू दाओ की नजर क्लियर हुई, उसने देखा बाबलू किसी कारण से वहीं घुटनों के बल बैठा था, हिल नहीं रहा था। दोनों हाथ सरेंडर की मुद्रा में उठे हुए थे। ये देखकर जियांग यू दाओ इस मूर्ख पर गुस्से से मरने वाली थी। उसने चिल्लाया, बाबलू तुम मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था उस बच्चे को निपटाओ। घुटने क्यों टेके हुए हो? इस बार बाबलू को सच में समझ आया कि मैं कितना फॉर्मिडेबल हूँ, एक असली मास्टर जो प्लेन साइड में छुपा था। उसने मुंह खोला जियांग युदाओ को एक्सप्लेन करने का इरादा लेकर, लेकिन मेरे हाथ ने उसके कंधे को थपथपाया और मैं ब्राइट मुस्कान के साथ बोला, क्या मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत किया था? वरना अचानक उनके सामने घुटने क्यों टेके? लेकिन ये नील एक्सेप्ट है। बाबलू एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन पाया कि बोल नहीं पा रहा जब मैंने थपथपाया था। मैंने उसका म्यूट एक्यूपंक्चर पॉइंट भी दबा दिया था। बेकार चीज। जियांग युदाओ ने कोसते हुए फोन निकाला कोर्टयार्ड की सिक्योरिटी टीम को कॉल करने के लिए। उसी वक्त सिक्योरिटी कैप्टन का फोन बजा। जियांग युदाओ के बोलने से पहले ही सिक्योरिटी कैप्टन ने एंग्शियसली कहा, मैडम गेट पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। कह रहे हैं आपके साथ जो मिस्टर बाबुलू हैं, उन्हें पब्लिक ने प्रोस्टिट्यूशन सॉलिसिटेशन के सस्पेक्टेड चार्जेस पर रिपोर्ट किया है। वेरिफिकेशन के लिए लाना है। अगर सिचुएशन सच निकली तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा और परमानेंटली कंट्री में एंटर करने पर बैन लगेगा। ये सुनते ही जियांग युदाओ को खून की उल्टी आने वाली थी। इस काले शैतान ने प्रोस्टिट्यूट्स को सॉलिसिट किया। मैंने इसे ज्यादा पैसे दिए क्या? उसे क्या पता था बाबुलू और भी मिजरेबल फील कर रहा था। सॉलिसिटेशन सच था, लेकिन वो हाई एंड क्लब गया था और पहले हमेशा ठीक रहा था। इस बार रिपोर्ट क्यों हुआ? मैं गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ आगे पैसे कैसे कमाऊंगा? आखिर बाबुलू को पुलिस उठा ले गई। उसके शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स कम से कम एक दिन और एक रात में रिलीज होते। इस वक्त मैंने शेन युवेई से गिरे फूल झाड़े। आवाज जेंटल थी। काफी देर बाहर रहे, थकान हुई होगी ना, चलो वापस आराम करने जाते हैं। शुरू से अंत तक मैंने जियांग युदाओ की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। जियांग युदाओ गुस्से से कांप रही थी, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त डॉक्टर जैंग आ गया। मैडम, यंग मिस बाहर क्यों हैं? जियांग युदाओ ने देखा कि शेन युवेई आज अच्छे स्पिरिट्स में लग रही हैं और इरिटेबली डॉक्टर जैंग से बोली, जाकर यंग मिस की हेल्थ चेक करो। हेलो यंग मास्टर, मैं यंग मिस का प्राइवेट डॉक्टर हूँ। सुना यंग मिस को कल एपिसोड आया था, खास तौर पर उनकी हेल्थ चेक करने आया हूँ। वो बात पूरी करें इससे पहले मैंने डायरेक्टली शेन युवेई की व्हीलचेयर आगे बढ़ा दी। हालांकि डॉक्टर जैंग को काफी ऑकवर्ड फील हुआ, वो बेशर्मी से पीछे पीछे आया। यंग मास्टर, आप भी थके हुए होंगे, मुझे यंग मिस को पुश करने दीजिए। लेकिन डॉक्टर जैंग का हाथ व्हीलचेयर को छू भी नहीं पाया था कि थप्पड़। उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। डॉक्टर जैंग ने चेहरा पकड़ा, बेहद रॉन्ग्ड फील करते हुए। यंग मास्टर, इस तरह लोगों को कैसे मारते हैं? जियांग युदाओ को भी फेस नहीं देता तो इस ऑब्वियस लैकी की तो बात ही क्या। अगर मैं तुम होता तो डेफिनेटली मुसीबत मोल नहीं लेता। डॉक्टर जैंग को जियांग युदाओ का ऑर्डर था। आज शेन युवेई को फिर से चेक करना था, ये कंफर्म करने के लिए कि उनकी हेल्थ कितनी डिटीरियोरेट हुई है। इसीलिए थप्पड़ खाने के बाद भी वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने डॉक्टर वाला एयर लगाया। यंग मास्टर, यंग मिस की एग्जामिनेशन करना मेरे डॉक्टर होने का ड्यूटी है। अगर आप बाधा डालते रहे तो क्या आपका कोई और मोटिव है? पहले अटैक करके ऊपर चढ़ जाओ, मुझ पर ब्लेम डालने की हिम्मत। जितना ज्यादा यंग मिस के एग्जामिनेशन करते हो उतना ज्यादा बिगड़ती हैं और फिर भी डॉक्टर कहलाने की हिम्मत। क्वैक कहना ज्यादा सही होगा।
मुझे डर है। ये सुनकर डॉक्टर जैंग का चेहरा पीला पड़ गया। यंग मास्टर, मतलब क्या है? मैंने हल्के से मुस्कुराया। डॉक्टर का ड्यूटी है बीमार को ठीक करके जान बचाना, पैसों के लिए बेईमानी करना नहीं। जो करते हो आसमान देखता है, कर्मा से सावधान। ये बोलकर मैंने व्हीलचेयर आगे बढ़ाई और चला गया। डॉक्टर जैंग वहीं फ्रोजन खड़ा रह गया। मतलब क्या था? कहीं कुछ देख तो नहीं लिया? डॉक्टर जैंग ने देर नहीं की और जल्दी से जियांग यूदाओ के पास दौड़ा, अपना शक जाहिर करते हुए। मैडम, सच बताऊं तो अभी यंग मिस का कंप्लेक्शन बहुत बेहतर लग रही है। अगर ये मरने से पहले की आखिरी बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं है तो क्या है? क्या वो ब्रैड सच में उस पागल औरत को ठीक कर सकता है? डॉक्टर जैंग ने सोचते हुए कहा। सच में कहना मुश्किल है, लेकिन यंग मिस पहले से बहुत बीमार हैं। ऐसे ही कैसे ठीक होंगी? बस चिंता यह है कि यंग मिस के मरने के बाद यंग मास्टर बाहर बकवास न फैलाएं। ये सुनकर जियांग यूदाओ ने टेबल पर हाथ मारा और ठंडे से हंसी। एक छोटे परिवार का बच्चा शन फैमिली को ट्रबल देने की हिम्मत करता है। ये कहते हुए भी जियांग यूदाओ को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर पहले पता होता कि ये लिव इन सन इन लॉ इतना मुश्किल है तो शुरू से ही इस लकी मैरिज का जोरदार विरोध करती। एक बार ये पागल मर जाए तो उसे घर से निकाल दूंगी। खुद को समझता क्या है? जियांग यूदाओ ने फिर सोचा, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रबल ना हो, इसीलिए एक और पुश देना बेहतर होगा। दिन भर मेड कई बार दवाई लाती रही। जाहिर है अब मैं शेन यूएई को वो दवाई पीने नहीं देता था। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी खुद चेक करता था। कंफर्म करने के बाद ही उन्हें खाने देता था। शाम को मैंने शेन यूएई को अपनी दवा की एक डोज दी और वो थोड़ा और रिकवर हो गई। बोलना अभी भी थोड़ा स्लर्ड था। मैं ठीक हो गई हूँ। मैं उनका मतलब समझ गया और जल्दी से एक्सप्लेन किया। आखिर इतने लंबे समय से बीमार हो, जल्दी नहीं होगा। मेरे पर ट्रस्ट करो, लेकिन जल्दी ठीक हो जाओगी। बोलने के बाद मैंने शेन यूएई को टक किया। सो जाओ। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने आंखें बंद की और जल्दी सो गईं। मैं सोफे पर सो गया। सोने से पहले सोचा कि शेन यूएई के ठीक होने का इंतजार करूंगा और उनसे मेरे लिए एक नया कमरा अरेंज करवाऊंगा। अगले दिन शेन यूएई को वॉक के लिए बाहर ले गया। दवाई एक एस्पेक्ट है, लेकिन रिलैक्सिंग वॉक उनकी रिकवरी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए हम एलिवेटर से नीचे गए। लेकिन जैसे ही एलिवेटर डोर्स बंद हुए, चारों तरफ अचानक अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से एलिवेटर का इमरजेंसी कॉल बटन दबाया, लेकिन कोई रीच नहीं हुआ। फोन से कॉल भी नहीं हो रहा था। सिग्नल क्लियरली ब्लॉक था। लगता है ये सिंपल पावर आउटेज नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर की थी। किसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से बचने के लिए जियांग यूदाओ ने डिसाइसिवली अपना प्लान स्पीड अप कर दिया था, जानबूझकर पावर आउटेज करवाते हुए। एक बिना पावर एलिवेटर में कुछ घंटे फंसे रहना एक नॉर्मल इंसान के लिए कुछ नहीं, लेकिन शेन यूवेई जैसे किसी के लिए, जिसने लंबे समय से माइंड बिविचिंग अर्ब लिया था, ये मेंटल स्टिमुलेशन को एक्सेलरेट करता। उनकी बीमारी पहले से बहुत सिवियर थी। जितने ज़्यादा मैड एपिसोड्स, उतनी तेज़ी से बचा हुआ लाइफ फोर्स ड्रेन होता। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता तो जिम्मेदारी पूरी तरह मुझ पर आती। उस वक्त सिर्फ निकाले जाने की बात नहीं थी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परस्यू की जाती। इस वक्त जियांग यूदाओ पहली मंजिल के लिविंग रूम में बैठी आराम से कॉफ़ी पी रही थी। सोचा पागल को बाहर वॉक करवाओगे तो वो ठीक हो जाएगी और तुम्हारा साथ देगी। रिडिकुलस। उसी वक्त बटलर चू ऑब्सीक्वियसली आया। मैडम, वो काफ़ी देर से फंसे हैं, अभी और कितनी देर इंतज़ार करना है? बटलर चू मुझे तकलीफ में देखना चाहता था। कई बार मेरे हाथों फेल हो चुका था, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाता था। जियांग यूदाओ ने कॉफ़ी का एक सिप लिया। जल्दी नहीं है, यंग मास्टर बहुत केपेबल है। पता नहीं, शायद एलिवेटर खुद फिक्स करके रेंग कर बाहर निकल जाए। एलिवेटर में बस शेन यूवेई और मैं फंसे थे। हम दोनों में से किसी का भी कुछ हो, वो खुश ही होती। अपनी स्मगनेस में डूबी थी तभी शेन ज़े, जो 1.5 महीने से घर नहीं आए थे, अचानक वापस आ गए। इससे जियांग यूदाओ थोड़ी कॉट ऑफ गार्ड हो गई और जल्दी से उनका स्वागत करने गई। हस्बैंड, आपने तो कहा था अगले हफ्ते आएंगे, अचानक इतनी जल्दी क्यों आ गए? शेन ज़े कैपिटल में एक नोटोरियस प्लेबॉय था। जब से उसका एक सर्टेन एस्पेक्ट मैच्योर हुआ था, कभी सही नहीं रहा। या तो औरतों के साथ टाइम पास कर रहा होता या औरतों के साथ टाइम पास करने जा रहा होता। विमेनाइजिंग के अलावा और कुछ नहीं जानता था। इसी वजह से उस वक्त शेन यूवेई के नाना ने फैमिली के पतन को रोकने के लिए दृढ़ता से अपने बेटे को बाईपास करके डायरेक्टली अपनी ग्रैंड डॉटर को शेन फैमिली का हेड पास कर दिया था। जियांग यूदाओ पति के अफेयर्स के आदी हो गई थी। वो आंखें मूंद लेती थी जब तक उसकी पोजीशन ना हिले, सब ठीक था। 2 दिन पहले बोल रही थी वेवेई का पागलपन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। मैंने सोचा आखिर बाप बेटी का रिश्ता है, बेहतर है आकर ज्यादा देखूं। वेवेई कहाँ है, जाकर देखता हूँ। लकी सन इन लॉ मूव इन कर चुका है ना? लकी मैरिज के बाद वेवेई की हेल्थ इंप्रूव हुई? ये बोलकर शेन ज़े वेवेई से मिलने ऊपर जाने की तैयारी करने लगा। इन सालों में वो डिसल्यूट रहा था, लेकिन कभी कभी अपनी बेटी को याद करता था, खासकर शेन यूवेई को। ये उस औरत से पैदा हुई बच्ची थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था और अपने सब बच्चों में सबसे आउटस्टैंडिंग भी थी। अब जब पागल हो गई थी, फैमिली बॉन्ड फिर भी था। जियांग यूदाओ की आंखें घूमी। एक और बात, आप ही सुपरस्टिशियस निकले और ये लकी मैरिज करवाई। नतीजा, वो बच्चा एक रियल जिंक्स निकला। वेवेई की हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं, उल्टे उसे बाहर ठंडी हवा में धकेल दिया।
पता नहीं चाहता है कि वेवई मर जाए और कॉम्पनसेशन मनी लेकर चला जाए। क्या? शेंज है ये सुनकर नाराज हो गया। तुम कैसी मदर इन लॉ हो, उसे मनमानी करने देती हो? जियांग यूदाओ ने रॉन्ग्ड होने का नाटक किया। मैं मैनेज करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मदर इन लॉ मानता ही नहीं, सब खुद डिसाइड करता है। एक बात कहो तो 10 से आर्ग्यू करेगा। बोलते बोलते एक मेड आई। मास्टर, मैडम, कुछ हो गया। यंग मास्टर जिद करके यंग मिस को बाहर ले गए और एलिवेटर अभी ब्रेकडाउन हो गई। दोनों एलिवेटर में फंसे हैं। जियांग यूदाओ ने शॉक्ड होने का नाटक किया। अरे नहीं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, बिस्तर से उठना तक मुश्किल है, बाहर कैसे ले गया? ये जरूर हमारे यंग मास्टर का कमाल है। क्यों खड़े हो, जल्दी किसी को बुलाओ एलिवेटर खुलवाने को, वे घबरा ना जाए। शेन ज़े भी एंग्शियस हो गए। यंग मिस किस फ्लोर पर फंसी है? 5वीं मंजिल पर। जल्दी करो, 5वीं मंजिल पर। एलिवेटर काम नहीं कर रही, इसलिए सब सीढ़ियां चढ़कर 5वीं मंजिल पर दौड़े। शेन ज़े ने हाफते हुए पूछा, एलिवेटर मेंटेनेंस स्टाफ कहाँ है? आज उनकी छुट्टी हो गई है। बुला लिया है लेकिन आने में वक्त लगेगा। हमें थोड़ा और फंसाए रखने के लिए जियांग यूदाओ ने एलिवेटर मेंटेनेंस स्टाफ को पहले से छुट्टी दे दी थी। शेन ज़े ने एलिवेटर डोर पर नॉक किया। वे ठीक हो, थोड़ा रुको, रिपेयरमैन जल्दी आएगा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जियांग यूदाओ ने चिंतित होने का नाटक किया। आवाज क्यों नहीं आ रही? अंदर की हवा अच्छी नहीं है, कहीं वे बेहोश तो नहीं हो गई हैं? तो रिपेयरमैन का इंतजार क्यों? जल्दी किसी को बुलाओ दरवाजा उखाड़ने को। नॉन प्रोफेशनल्स को रैंडमली ओपन नहीं करना चाहिए। जरा सी गलती से एलिवेटर कार गिर सकती है, अंदर वाले मॉर्टल डेंजर में आ जाएंगे। उसी वक्त एक डीप मेल वॉइस अचानक पीछे से गूंजी। हाँ, सब एलिवेटर डोर के पास क्यों इकट्ठे हैं? जियांग यूदाओ ने पलट कर देखा। मैं जो एलिवेटर में फंसा होना चाहिए था, रूम के डोरवे पर खड़ा था, परफेक्टली फाइन, उन्हें पजल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा था। मैंने हल्के से हंसकर पूछा, क्या सब एलिवेटर लेना चाहते हैं? मैं एलिवेटर डोर के पास गया और बटन दबाया। एलिवेटर डोर आसानी से खुल गया। अंदर कोई नहीं था। ये देखकर शेन ज़े स्टन रह गए। एलिवेटर टूटी हुई नहीं है। तुम कौन हो? ये वही हैंडसम दूल्हा है जिसे आप लाए थे, जियांग यूदाओ ने इरिटेबली कहा। फिर मुझसे क्वेश्चन किया, तुम और यंग मिस एलिवेटर में फंसे थे ना? इतनी देर बाहर शोर होता रहा, फिर भी सामने क्यों नहीं आए? क्या जानबूझकर दूसरों को वरी करवाना चाहते थे? ये सुनकर मैंने इनोसेंट लुक के साथ कहा, एलिवेटर में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर थी। हेल्प कॉल किया लेकिन कोई रीच नहीं हुआ। जब हम निकले तो बाहर कोई नहीं था। मुझे लगा कोई नहीं जानता कि हम एलिवेटर में फंसे थे। ये सुनकर शेन ज़े का गुस्सा भड़क गया। उसने आसपास के सर्वेंट्स को घूरा। जो उसने कहा वो सब सच है? तुम लोगों को पता ही नहीं था कि कोई एलिवेटर में फंसा है? सब बेकार हो। सर्वेंट्स ने सिर झुका लिए, विंटर के सिकाडास की तरह चुप। जियांग यूदाओ का ऑर्डर था, ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रहा हम कैसे निकले? मैंने नॉनशैलेंटली मुस्कुराया। शायद लक अच्छी थी, 2 मिनट से कम में एलिवेटर दोबारा नॉर्मली काम करने लगी। एक्चुअली मुझे पता था किसी ने जानबूझकर किया था, इसलिए मैंने डिसाइसिवली खुद एलिवेटर खोला और साथ में प्रॉब्लम भी फिक्स कर दिया। वीवी ठीक है? शेन ज़े ने राहत की सांस ली। लगता है इस बच्चे में थोड़ी लक है, गुड लक लाने वाले से उम्मीद के मुताबिक। मैंने मुस्कुराया। आप पिताजी है ना? वीवी ठीक है, प्लीज चिंता मत करें। जियांग यूदाओ ने यह मौका नहीं छोड़ा, तुरंत मुझे क्रिटिसाइज करने लगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, जिद करके यंग मिस को बाहर घुमाने ले गए। वो एक पेशेंट हैं, तुम्हारे साथ कैसे इधर उधर घूमेंगी? अगर सच में कुछ हो जाता तो तुम्हारी जान भी इस गलती के लिए काफी नहीं होती। शेन ज़े का चेहरा देखकर जियांग यूदाओ ने और आग लगाई। कल डॉक्टर जैंग वीवी की एग्जामिनेशन करना चाहते थे, लेकिन इस बदतमीज ने किसी कारण से पागल होकर एग्जामिनेशन को डिस्परेटली रोका। पता नहीं जानबूझकर वीवी की कंडीशन बिगाड़ना चाहता है या क्या। इम्प्लीकेशन बहुत क्लियर था, हिंट कर रही थी कि मेरी अल्टीरियर मोटिव्स हैं। मैं शेन यूवेई को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। ये बात निकलते ही शेन ज़े का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मिस्चीवियस हो। औकात न जानना एक बात है, लेकिन तुम्हारा सिनिस्टर हार्ट भी है। मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जियांग यूदाओ भी चुप नहीं रही, स्टरिंग अप जारी रखा। बिल्कुल सही, हमारी शेन फैमिली को ऐसा सन इन लॉ नहीं चाहिए, वरना डर है कि वीवी इसी के हाथों हार जाएगी। शेन ज़े ने खंडे से बोला, लगता है तुम हमारी शेन फैमिली के सन इन लॉ के काबिल नहीं हो। चले जाओ, वीवी के लिए दूसरा हस्बैंड ढूंढूंगा। वीवी की मैं लीगली हस्बैंड हूँ। जब तक मेरी वाइफ खुद न कहे, कोई हमें डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकता। जियांग यूदाओ को उम्मीद नहीं थी कि मैं शेन ज़े को भी जवाब दूंगा। डिवोर्स होगा या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करते। सिक्योरिटी टीम को यहाँ बुलाओ, इस बदतमीज को बाहर निकालो। उसी वक्त एक ठंडी आवाज सुनाई दी। शेन यूवेई के हस्बैंड को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? ये आवाज सुनते ही सब स्टन रह गए। फिर सबने देखा कमरे का दरवाजा खुला और शेन यूवेई व्हील चेयर में धीरे धीरे बाहर आई। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पेल था, लेकिन पूरा ऑरा बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें अब डेज्ड और सोललेस नहीं थी, बल्कि सबको ग्लूमी होकर देख रही थी।
इतनी ठंडी कि आसपास सब कुछ फ्रीज हो जाए। जियांग युदाओ को तुरंत समझ आ गया कि वो सच में वापस आ गई हैं। पुरानी शेन युवेई कम बोलने वाली थी, लेकिन एक नज़र से सबको इंटिमिडेट करने के लिए काफ़ी थी, और वो वापस आ गई थी। मेरे अलावा सबसे खुश शायद शेनजे था। वीवी, तुम सच में जाग गई, पिताजी को पहचाना? ये सुनकर शेन युवेई ने ऊपर देखा और एक ठंडी नज़र डाली। पिताजी, बहुत दिन हुए। शेनजे ने शेन युवेई के वर्ड्स में सार्केज्म नहीं समझा। खुशी से दौड़ा, बेटी को गले लगाने का इरादा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली शेन युवेई ने व्हीलचेयर घुमा ली, उन्हें अवॉइड करते हुए। उसकी नज़र जियांग युदाओ पर टिकी थी। क्या बात है, मेरे हस्बैंड को निकालना चाहती हो? जियांग युदाओ हमेशा से इस गॉड ऑफ डेथ जैसी औरत से डरती थी। अब तो वो और भी स्टैमरिंग हो गई, इतनी फ्लस्टर्ड कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। शेन युवेई ने आसपास के सर्वेंट्स को एक नज़र डाली। एलिवेटर की छोटी सी प्रॉब्लम भी हैंडल नहीं कर सकते, इतने बेकार बंच को रखने का क्या फ़ायदा? इस साल के अंदर सैलरी लो और सब निकल जाओ। घर के सभी सर्वेंट्स जियांग युदाओ के लोग थे। जब उसने रिप्लेस कहा, मतलब सब थे। लेकिन जियांग युदाओ के कुछ बोलने से पहले ही शेनजे अग्री कर चुके थे। रिप्लेस करो, रिप्लेस करो, रिप्लेस करो, नए लोग, नया माहौल। वीवी, जब तक तुम खुश हो। जब बात यहाँ तक पहुंची, जियांग युदाओ बस कंसर्न्ड होकर पूछ सकती थी, वीवी, अभी कहीं तकलीफ है? डॉक्टर जैंग को बुलाएं एग्जामिनेशन के लिए। वो पुराना क्वैक। शेन युवेई ने स्नीयर किया। जरूरत नहीं। सच तो ये है कि न सिर्फ उस क्वैक को यूज करना बंद करेगी, बल्कि उसे जेल भी भेजना चाहती है। ये मत सोचो कि कुछ साल बीमार रहीं तो उन्होंने जो किया वो नहीं जानती। वीवी, हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाएं। शेनजे की बात पूरी होने से पहले ही शेन युवेई ने डिसरिस्पेक्टफुली व्हीलचेयर घुमा ली। हनी, चलते हैं कमरे में, ठीक है? ये कहते हुए मैंने उन्हें कमरे में पुश किया। जैसे दरवाजा बंद हुआ, बाहर से सभी क्यूरियस और स्क्रूटनाइजिंग नजरें ब्लॉक हो गईं। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई, अचानक बाहर क्यों आई? एक्चुअली शेन युवेई आज बेटर रिकवर हो गई थी, फ्लुएंटली बोल सकती थी और यहाँ तक कि उठकर कुछ स्लो स्टेप्स भी ले सकती थी, लेकिन तेजी से चलने के लिए शायद कुछ और दिन लगते। तुम्हें बुली किया जा रहा था, जाहिर है इग्नोर नहीं कर सकती थी। तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें रीपे करूंगी, जो चाहो ठीक है। 2 दिन के इंटरैक्शन के बाद शेन युवेई जान गई थी कि मैं सिंपल नहीं हूँ। मैं शेन फैमिली में इम्प्योर मोटिव्स लेकर आया था, लेकिन वो मैटर नहीं करता था। मैंने उनकी जान बचाई, उन्हें पागल औरत जैसी जीने की ह्यूमिलिएशन से निकाला। ये सुनकर मैं जोर से हंसा। उनका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर किसी कारण से थोड़ा टीज करने का मन किया। कुछ भी ठीक है, अगर मैं तुम्हें ही चाहूँ तो। बोलते हुए मैंने हाथ बढ़ाया और उनकी ठुड्डी उठाई। काफी प्रिटी हो, इस यंग मास्टर की नजरों में बैरली फिट हो। ओरिजिनली बस एक जोक था, लेकिन शेन युवेई तुरंत शर्मा गई। उन्होंने मुंह फेर लिया और स्लोली एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। रुक कर फिर बोली, जब तक तुम चाहो तुम हमेशा शेन फैमिली के एल्डेस्ट सन इन लॉ रहोगे। मैं भी वाइफ का ड्यूटी पूरा करूंगी, पूरी जिंदगी तुम्हारा सम्मान करूंगी। मैंने एक भौं उठाई, बस सम्मान करोगी, प्यार नहीं करोगी? ये वर्ड्स निकलते ही शेन युवेई अपॉलोजेटिकली बोली, मुझे सच में माफ करो, मेरा दिल तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि 5 साल पहले ये दिल मैंने किसी और को दे दिया था। वो तुम्हारी तरह ही है, वो भी मेरा लाइफ सेवर है। दुर्भाग्य से अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई। ये कहना थोड़ा हार्टलेस है, लेकिन तुम्हें डिसीव करने से बेहतर जल्दी ऑनेस्ट रहूं। इसके अलावा जो चाहो, मेरी ये जान समेत सब तुम्हारा है। तो ये एक लवसिक फूल है। मैं जोर से हंसा, बिल्कुल केयर नहीं किया। आखिरकार मैं यहाँ टेम्पररी एक मिशन के लिए आया हूँ, इमोशनली इन्वॉल्व न होना हम दोनों के लिए बेहतर है। ठीक है, तो एक पैक्ट करते हैं। अभी के लिए नॉमिनल हस्बैंड वाइफ रहेंगे। जिस दिन तुम उस आदमी को ढूंढ लो जिसे प्यार करती हो, मैं एल्डेस्ट सन इन लॉ की ये पोजीशन छोड़ दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो डीपली मूव्ड हो गई। वरी मत करो, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें जरा भी रॉन्ग नहीं करूंगी। उसे ढूंढना बस एक विश पूरी करना है। आगे जब तक तुम्हें खुद कोई दूसरा प्यार ना मिले, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं हटा सकता। बोलते हुए उनका एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गया। सच बताऊं तो कई सालों से ढूंढ रही हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। सब कहते हैं शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। हमेशा फील होता है कि वो दुनिया के किसी कोने में है। ये सुनकर मैंने रिलैक्स्ड स्माइल के साथ उन्हें दिलासा दिया, बाद में इन्वेस्टिगेट करने में मदद करूंगा। आखिरकार अगर पूरी दुनिया में किसी को ढूंढना हो तो कोई नहीं है जिसे मैं न ढूंढ सकूं। लेकिन शेन युवेई ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि टॉपिक बदल लिया। मेरा शरीर पूरी तरह ठीक होने में कितने और दिन लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा कल, कम से कम परसों तुम नॉर्मल इंसान की तरह मूव कर पाओगी। आखिरकार 3 साल से बीमार थी, शरीर बहुत वीक है, रिक्यूपरेट करने का वक्त चाहिए। खुद को ओवरवर्क मत करो। शेन युवेई की भौएं सिकुड़ते देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो क्या सोच रही हैं। जेंटलमैन का बदला कभी लेट नहीं होता।
10 साल के बाद भी तो 1-2 दिन की जल्दी क्यों? तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला डेफिनेटली जियांग युदाओ है। उससे निपटना हाथ पलटने जितना आसान है नहीं। शेन युवे ने ठंडे से हंसी। जियांग युदाओ जैसी ब्रेनलेस औरत ज्यादा से ज्यादा किसी और के हाथ का टूल है। उससे निपटने के कई तरीके हैं, बस ये नहीं चाहती कि वो बहुत आसानी से मरे, वरना उन 3 साल की चेन्स के काबिल कैसे होगी। जब शेन युवेई बोल रही थी उनका टोन बहुत इनडिफरेंट था, लेकिन उसमें छुपी किलिंग इंटेंट को कम नहीं आंका जा सकता था। मुझे अचानक शेन युवेई की फाइल में पढ़ा एक कमेंट याद आया। ये इंसान कठोर दिल है और लंबे समय तक ग्रज रखती है। जो भी इसे ऑफेंड करे वो ट्रैजिक एंड पाता है। शाम को शेनजे खुद शेन युवेई को खाने के लिए बुलाने आए। जोर से हंसते हुए बोले, सुना तुम जाग गई? तुम्हारे सेकंड ब्रदर और उनकी वाइफ जैनशेंग से स्पेशली वापस आए हैं। यहाँ तक कि फेई फेई भी आई है। देखो, तुम्हारा फेस तो मेरे से भी बड़ा है। जब मैं आता हूँ तो उन्हें कभी इतनी परवाह नहीं होती। शेन युवेई ने ब्लंटली जवाब दिया, इसलिए क्योंकि जब भी आप आते हैं तो पैसे मांगने आते हैं और बाहर जाते हैं तो औरतों के साथ टाइम पास करने। शेनजे ने नेवर कभी अपने पिता शेनजे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। ये सुनकर शेनजे ने फोर्स लाफ दिया। वीवी, बाहर वालों के सामने कम से कम मेरी थोड़ी फेस रखो। मैंने थोड़ी भौएं सिकोड़ी। बाहर वाले? मेरी बात हो रही है क्या? अगले सेकंड मुझे अपना हाथ वार्म फील हुआ। शेन युवेई ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने ऊपर देखा और मुझ पर मुस्कुराई। हम शादीशुदा हैं। हस्बैंड सबसे करीबी फैमिली होता है। शेनजे को अचानक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का झटका लगा। दिल में इंडिग्नेशन भर गया। ये वाइल्ड गर्ल बचपन से कभी पिता को डिसेंट स्माइल नहीं दी। कुछ ही दिनों में जाने वाले आदमी को इतनी जेंटली कैसे मुस्कुरा रही है? छोड़ो छोड़ो, मैं पहले जाता हूँ, तुम दोनों जल्दी आकर ब्रेकफास्ट खाओ। शेनजे के जाने और दरवाजा बंद होने के बाद शेन युवेई ने फाइनली बोला। शेनजे हमेशा से एक सेल्फिश इंसान है। बर्निंग ब्रिजेस जैसी चीजें उनके लिए आम बात है। अभी जब उन्होंने तुम्हें आउटसाइडर कहा, एक्चुअली वो एक टेस्ट था। अगर तुमने स्टांस नहीं दिखाया होता वो अगले तुम पर ट्रबल लाते। मैंने स्नीयर किया, बर्निंग ब्रिजेस, देखते हैं उनमें वो कैपेबिलिटी है या नहीं। जाहिर है मुझे पता है तुम्हें डर नहीं, बस तुम्हें और ट्रबल नहीं देना चाहती। जब हम दोनों 5वीं मंजिल से नीचे आए, बड़ा डाइनिंग रूम पहले से लोगों से भरा था। इस वक्त सेकंड ब्रदर शेन लिंग शारो ने पहले बोला, एल्डेस्ट सिस्टर, बहुत अच्छी लग रही हैं, रिकवर हो गई लगती हैं। छोटे भाई को सच में खुशी है। बोलने के बाद मुझे ग्रीट करना नहीं भूला। ये जरूर नए ब्रदर इन लॉ है ना? पिछले कुछ दिनों से बिजनेस ट्रिप पर था, इसलिए मिलने का मौका नहीं मिला। ब्लेम मत करना ब्रदर इन लॉ। ये बोलकर उसने बगल में अपनी वाइफ की तरफ इशारा किया। सू शाओलियन समझ गई और तुरंत एक रेड वेलवेट बॉक्स निकाला। ये मेरे और मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है, देखो पसंद आता है या नहीं। मैंने गिफ्ट लिया और खोल कर देखा। टिस टिस, एक और डायमंड इनक्रस्टेड वॉच। जो नहीं जानता उसे बहुत एक्सपेंसिव लगे, लेकिन मैंने एक नज़र में जान लिया कि डायमंड क्वालिटी बहुत ऑर्डिनरी थी, फेक था, पूरी तरह वर्थलेस। मैंने एक्सपोज नहीं किया, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाई, बस ब्लैंडली शुक्रिया कहा। जब तक पसंद आए, हम फैमिली हैं, पोलाइट मत हो। शू शावलियन बाहर से ब्राइट स्माइल कर रही थी, लेकिन दिल में मुझे एक कंट्री बम्पकिन समझ रही थी। पास में शेन मोबाई अपने पेट डॉग को गोद में लिए बैठा था। दूर से वॉच की क्वालिटी नहीं समझ पाया, बस डिजाइन अच्छा लगा। उसने खट्टे स्वर में कहा, दूसरे भाई दूसरी भाभी अभी आते ही उसे गिफ्ट दे दिया। मुझे भी एक वॉच चाहिए, मुझे क्यों नहीं दी? शेन लिंगशियाओ ने हल्के से हंसते हुए कहा, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी गिफ्ट मांगते हो? कल तुम्हारी दूसरी भाभी तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चुन देंगी। ये सुनकर मैंने सपाट आवाज में कहा, चौथे भाई ये वॉच पसंद है तो तुम्हें दे देता हूँ। सच में? शेन मोबाई को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से मान गया। ये देखकर मैंने सबके सामने वॉच निकाली और खुद चलकर शेन मोबाई के पास गया। शेन मोबाई मन में सोचने लगा, ये ट्रांसप्लांट फैन जरूर सबके सामने अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी पोलाइट नहीं रहूंगा और ले लूंगा। वो मन ही मन खुश होकर हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मैंने कलाई हल्के से घुमाई, उसका हाथ चूक गया और मैंने फुर्ती से वॉच पास के पेट डॉग के पंजे पर पहना दी। बुरा नहीं है, एकदम फिट है। शेन मोबाई को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन नीचे देखकर वॉच की क्वालिटी साफ दिखी तो वो बेफिक्री से हंस पड़ा। दूसरी भाभी आप भी बड़ी कंजूस हैं, नकली वॉच दे रही हैं, लेकिन मानना पड़ेगा मेरे कुत्ते पर बहुत अच्छी लग रही है। शेन युवे ने ठंडे स्वर में कहा, यही वो गिफ्ट है जो मेरे दूसरे भाई ने मेरे पति के लिए इतनी मेहनत से तैयार की। सच में लगता है कि 3 साल लेटे रहने के बाद मैं बेवकूफ़ हो गई हूँ और नकली देकर यही निकल जाओगे। हू शाओलियन को उम्मीद नहीं थी कि सबके सामने पोल खुल जाएगी और नकली वॉच को कुत्ते के पंजे पर पहनाकर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। क्या ये उसके गिफ्ट को कुत्ते के लायक नहीं बता रहा था? वो कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि शेन लिंगशियाओ पहले बोल पड़ा, दीदी गुस्सा मत होइए, ये जरूर कोई गलतफहमी है। तुम्हारी दूसरी भाभी शायद खुद ठगी गई होंगी। कल ब्रदर इन लॉ के लिए दूसरा डेब्यू गिफ्ट ले आऊंगा। जरूरत नहीं, मेरे पति बहुत पर्टिकुलर हैं। मुझे डर है तुम उनकी पसंद का कुछ नहीं चुन पाओगे। अगर दिल से देना है तो कैश दे दो। ये सुनकर मैं तुरंत खुश होकर बोल पड़ा,
मेरा अकाउंट नंबर है 998600। रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव का कार्ड है। दूसरे बैंक से ट्रांसफर मत करना, नहीं तो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी और भाभी को तकलीफ होगी। हु शियालियन का दिल खून के आंसू रो रहा था। ये जोड़ा इतना बेशरम कैसे हो सकता है? कोई भला इंसान गिफ्ट के बदले सीधे अकाउंट में कैश ट्रांसफर कराता है। शेनलिंग शाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पूछा, 10 मिलियन काफी होगा? 10 मिलियन सुनकर हु शियालियन का दिल और भी ज्यादा तड़प उठा। वो अपने पति को लगातार इशारे करती रही, बस डेब्यू गिफ्ट है, इतना ज्यादा क्यों? 1 लाख में बहुत अच्छी घड़ी आ जाती है। मुझे हु शियालियन का एक्सप्रेशन बहुत अम्यूजिंग लग रहा था और उसका दिल और जलाना चाहता था। मैं गांव में पला बड़ा हूँ, दुनिया कम देखी है, सच में नहीं पता कि 1 मिलियन में मुझे पसंद आने वाली घड़ी मिलेगी या नहीं। 2 मिलियन कैसा रहेगा? दूसरे भाई, ज्यादा तो नहीं है ना? हु शियालियन इतने गुस्से में थी कि आंखें पलटने वाली थीं। इस बदतमीज की हिम्मत कैसे हुई इतना मांगने की? शेनलिंग शाओ शांत रहा। ज्यादा नहीं, जब तक जीजाजी खुश हैं। ये कहकर उसने सबके सामने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। कुछ ऑपरेशंस के बाद सब खाने की टेबल पर बैठ गए। सर्वेंट्स लगातार डिशेस लाए और सूप परोसने लगे। शेनलिंग शाओ ने इन सर्वेंट्स को देखा, सब अपरिचित चेहरे थे। उसने पूछा, घर के सारे लोग बदल दिए? इस बात पर जियांग युदाओ का निवाला गले में अटक गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो पहले ही कमरे में चली गई। जब से वो घर में दाखिल हुई थी, उसके साथ एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं। उसका विश्वास पात्र बॉडीगार्ड अचानक डिपोर्ट हो गया और शेन युवई अजीब तरह से ठीक हो गई। जागते ही उसने सभी लोगों को हटा दिया जिन्हें उसने सालों में तैयार किया था। शेनजे को अपनी पत्नी की नाराजगी का पता नहीं चला और शेनलिंग शाओ को सुबह की घटनाओं के बारे में बड़बड़ाते हुए बताया। शेनलिंग शाओ ने सुनकर हल्के से हंसा। बहन हमेशा की तरह डिसाइसिव है, इतनी जल्दी लोग बदल दिए, घर को नया रूप दे दिया। शेन युवई ने उदासीनता से जवाब दिया, जो एक छोटे से घर को नहीं संभाल सकता, वो बड़े क्लाइंट को कैसे संभालेगा? नाश्ते के बाद मैं शेन युवई को उसके कमरे में वापस ले गया, फिर से उसकी पल्स चेक की और एक पिल निकाली। शेन युवई ने मुझ पर 100% भरोसा करते हुए बिना हिचकिचाए दवाई ले ली। फिर पूछा, क्या दवाई दी? मैंने शरारती मुस्कुराहट से कहा, जहर। अब जानने से क्या फायदा, कई दिनों से खा रही हो, अब तो देर हो गई। अगर तुम जहर भी दो तो मैं खाने को तैयार हूँ। क्या बेवकूफ़ हो, लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेती हो। अगर मैं पहले बचाऊं, फिर अपना काम करवाऊं और आखिर में जान ले लूं, तो पिल्स बर्बाद क्यों करो? जो चाहो हुक्म दो, अगर जान चाहिए तो बस बोलो। ये सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। तुम जिंदा रहकर ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। वो पिल मेरी खुद बनाई एंटीडोट है, कई तरह के टॉक्सिन से बचाती है। आदत है, हमेशा साथ रखता हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सच में मैंने कई लोगों को बचाया है, लेकिन सामने वाली ये औरत, जितनी ज्यादा देखता हूँ उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ, एक बात बतानी थी। पहले तुम्हारे साथ इसलिए रहा कि कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब पूरी मैंशन तुम्हारे कंट्रोल में है, कोई आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगता है मेरे लिए कोई अलग कमरा अरेंज करो। इन कुछ दिनों में सोफा पर सोना सच में बहुत अनकंफर्टेबल रहा है। तुम्हें तकलीफ हुई? शेन युवई ने गंभीरता से सोचा। तर्क से देखूं तो तुम्हारे लिए कमरा तैयार करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा किया तो दूसरों को हमारे बीच प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। मैं भी थोड़ा उलझ गया। सही कह रही हो, तो एक और बेड लें? सोफा बेड लेते हैं, दिन में फोल्ड हो जाए तो कोई आसानी से नहीं देखेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। शेन युवई ने तुरंत किसी को ऑर्डर दे दिया। 1 घंटे बाद सोफा बेड आ गया। मानना पड़ेगा, शेन युवई के सबॉर्डिनेट्स का वर्क एफिशिएंसी बहुत तेज है। अगर उस वक्त उसका दिमाग ठीक होता और वो ऑर्डर्स दे पाती तो पिछले 3 साल इतने बुरे नहीं गुजरते। बेड बनाकर जैसे ही मैं लेटने वाला था, शेन युवई ने पहले ही जगह ले ली। ये क्या मतलब है? मैंने शक से पूछा। आज से तुम बेड पर सोओगे, मैं यहाँ सोऊंगी। ये कहकर शेन युवई ने कंबल खुद पर कसकर लपेट लिया। जल्दी सो जाओ, गुड नाइट। चूंकि शेन युवई ने खुद इतनी रियायत दी थी, मैं भी सेरेमनी नहीं किया और उसके लग्जूरियस बिग बेड पर कब्जा कर लिया। सच में ये बेड बहुत कंफर्टेबल है। लेटते ही जल्दी नींद आ गई। शेन युवई बचपन से पैम्पर्ड थी, उसने कभी सोफा बेड पर नहीं सोई थी। पहली रात आदत ना होने की वजह से बीच रात में नींद खुल गई। करवट लेने लगी तो नजर अनायास मेरी तरफ पड़ गई। कमरे में एक नाइट लाइट जल रहा था। उसकी हल्की मंद ऑरेंज रोशनी मेरे हैंडसम चेहरे पर फैली हुई थी। अचानक मेरी भौहें कस गईं और चेहरे पर टेरर के भाव आ गए। लगा जैसे किसी नाइटमेयर में फंसा हूं। नहीं, तुम सब डीमंस हो, जाओ यहाँ से, सब जाओ। माँ, माँ बचाओ मुझे। इस वक्त मैं वो दिन वाला नौजवान नहीं था जो हर मुश्किल आसानी से सुलझा लेता था। अब मैं एक कमजोर बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ा हुआ था, मुंह से बड़बड़ाते हुए बार बार माँ को बुला रहा था। शेन युवई को पता नहीं चला कब वो आकर मेरे पास लेट गई, मुझे पकड़कर धीरे धीरे दिलासा देने लगी। डरो मत, ये बस सपना है, मैं यहाँ हूँ, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसे मेरा पास्ट नहीं पता था, बस यही फील हो रहा था कि मैंने बहुत कुछ अनजाना दर्द झेला है। शायद कुछ महसूस हुआ, मैं धीरे धीरे शांत होकर फिर सो गया। जब सुबह आंखें खुली तो होश आने में कुछ सेकंड्स लगे। जब पास वाले इंसान को क्लियरली देखा तो तुरंत हैरान रह गया। शेन युवई किस वक्त मेरे बेड पर आकर मुझे जकड़ कर सो रही थी। इस वक्त वो गहरी नींद में थी और हल्की हल्की खर्राटे भी ले रही थी। मैं तुरंत बिल्ली की तरह बाल खड़े होकर उछल पड़ा और हाथ पांव मारते हुए बेड से कूद गया। शेन युवई के रिएक्ट करने से पहले एक किक लगाई और वो सीधे बेड से नीचे गिर गई। शेन युवई ने तुरंत चिल्लाया, मैं पेशेंट हूँ, अगर मार मार कर मुझे मार दिया तो इस घर में नहीं टिक पाओगे।
तुम बीच रात को मेरे बेड पर घुसाई, मेरे साथ क्या किया? मेरा एक्सप्रेशन खतरनाक था। शेन युवई ने बेबसी से सांस ली। तुम्हारे कपड़े पूरे हैं, मैं क्या कर सकती थी? वैसे भी तुम्हारी स्किल्स देखते हुए 100 हिम्मत होती तो भी तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। कल रात तुम्हें नाइटमेयर आ रहा था, इसलिए थोड़ा दिलासा देने गई। पता नहीं कब झपकी लग गई, तब जाकर मैं शांत हुआ। ध्यान से कपड़े चेक किए, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस डर था कि कहीं अचानक बाप ना बन जाऊं। दूसरी तरफ से सोचूं तो अगर कुछ हुआ भी होता तो मैं बिल्कुल अनजान नहीं रहता। ये नाइटमेयर की प्रॉब्लम सालों से है और किसी को पता नहीं था, लेकिन आदत हो गई। उम्मीद नहीं थी कि शेन युवई को पता चल जाएगा। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन एक वार्निंग। मैंने उसे कड़ी नजर से कहा, मेरे नाइटमेयर्स के बारे में किसी को मत बताना, और अगली बार कुछ नहीं देखा तो बेहतर। मुझे गले लगाने की भी परमिशन नहीं है। ये सुनकर शेन युवई को हंसी आ गई। चिंता मत करो, गारंटी देती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने शक भरी नजर से देखा। हंस किस बात पर रही हो? मुझ पर हंस रही हो? शेन युवई ने जल्दी से हंसी दबाई। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी बेबस था। एक अच्छे खासे इंसान का फेस एक लंबी कमजोर औरत के सामने ऐसे उड़ गया। जब हम नीचे खाना खाने गए तो सुबह के 9 बज चुके थे। शेन लिंगशाओ कंपनी जा चुका था। हु शियालियन कल रात के 2 मिलियन की तकलीफ में रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए दिन में नींद पूरी कर रही थी। शेन जे रात को बाहर था और जियांग युदाओ महाजंग खेलने गई थी मन बहलाने के लिए। दोनों अपने अपने काम में काफी शांतिपूर्ण। शेन मोबाई आधी नींद में नीचे आया और जैसे ही डाइनिंग रूम में मुझे और शेन युवई को देखा, पास आने से पहले ही शेन युवई ने उस पर एक ठंडी नजर डाली। शेन मोबाई की तुरंत भूख उड़ गई, सिर झुकाया और स्कूल के लिए भाग निकला। मैं हंसे बिना नहीं रह पाया। तुम्हारे भाई ने खाना भी नहीं खाया और तुम्हारी एक नजर से भाग निकला। तड़प उठा बेचारा। शेन युवई को जियांग युदाओ के बच्चे कभी पसंद नहीं आए, इसलिए नेचुरली उनके लिए कोई अच्छा एक्सप्रेशन नहीं था। चिंता मत करो, भूख से नहीं मरेगा। नाश्ते के बाद मैंने अचानक गंभीरता से कहा, तुम लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी हो, अब मुझे हर वक्त तुम्हारे पास रहने की जरूरत नहीं। शेन युवई ने आधी बात सुनकर भौहें चढ़ा ली। जाने का प्लान है? तुमने कहा था शेन फैमिली में कुछ दिन और रहोगे। मैंने देखा वो गलत समझ रही है और हंस पड़ा। मैंने कब कहा जाना है? बस थोड़ा बाहर घूमना है, कुछ चीजें खरीदनी है। तब जाकर शेन युवई ने चुपके से राहत की सांस ली। मेरे साथ चलो? नहीं, तुम्हारे शरीर को अभी आराम चाहिए। शॉपिंग बहुत थकाने वाली होती है, अभी तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। शेन युवई ने सिर हिलाया, फिर एक प्योर ब्लैक कार्ड निकाला जिस पर गोल्ड बॉर्डर थी और मुझे दे दिया। ये कौन सा कार्ड है? काफी खूबसूरत है। शेन युवई ने जल्दी से बताया, ये त्यानफू प्लाजा का ब्लैक कार्ड है, इससे जो चाहो वो खरीदो। त्यानफू प्लाजा इंपीरियल कैपिटल का सबसे हाई एंड शॉपिंग मॉल है। डिस्टिंग्विश्ड लेडीज का हमेशा से फेवरेट रहा है। अंदर की एक्सपेंसेस नेचुरली सस्ती नहीं। मैंने भौहें उठाई। जो चाहो वो खरीदो, पे नहीं करना। मतलब ये मॉल तुमने खोला है? जानते हो त्यानफू प्लाजा का ओनर बहुत मिस्टीरियस है, सब काम मॉल खुद हैंडल करता है। ओनर ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। शेन युवई ने सिर हिलाया। जब मैं 13 इयर्स की थी, मेरे दादाजी ने मेरी बिजनेस एक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए एक रकम दी, बिना शेन फैमिली के कनेक्शंस यूज किए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने एक जमीन खरीदी और त्यानफू प्लाजा बनवाया। अगले साल इंपीरियल कैपिटल में हाउसिंग प्राइसेस स्काई हाई हो गई। सिर्फ जमीन की कीमत 4 गुना बढ़ गई। त्यानफू प्लाजा बनने के बाद जल्द ही देश का टॉप शॉपिंग मॉल बन गया। तुम्हारे हाथ में जो ब्लैक कार्ड है वो इकलौती है, इससे चाहो तो पूरा मॉल खाली कर सकते हो। उसके लहजे में दिखावे का कोई निशान नहीं था। ने 2 बार जीभ चटकाई। पूरा मॉल खाली करना है? वाह, बड़ी जेनरस हो। अगर सच में खाली कर दिया तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? तुरंत बाद फिर हंसी। लेकिन चिंता मत करो, इतना लालची नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा आधा मॉल खाली करूंगा। फिर कार्ड लिया, खुशी में एक धुन गुनगुनाते हुए चला गया। शेन युवई ने मेरी जाती हुई फिगर देखी। उसके हमेशा कोल्ड रहने वाले चेहरे पर एक स्माइल आई। थोड़ी देर बाद मैं शॉपिंग मॉल पहुंचा। थोड़ा घूमा। पहले एक हेयर सैलून गया, नया हेयर स्टाइल करवाया। थोड़ी ग्रूमिंग के बाद एकदम नया इंसान लग रहा था, एक डैशिंग यंग मास्टर जैसा। पहले वाला देहाती लुक बिल्कुल गया। हेयर डन करवाने के बाद 3rd फ्लोर के फैशन एरिया में गया। थोड़ा चलने के बाद एक डिस्प्ले केस में रखी शर्ट ने ध्यान खींचा। प्राइस टैग देखा, 5,80,000 युआन। शेन युवई के ब्लैक कार्ड के बिना भी खुद अफोर्ड कर सकता था। पे करने ही वाला था कि कोई और स्टोर में आया। क्या कोइंसिडेंस? ये तो मेरा कजिन चेन वई था, वही जिसने शेन युवई को पागल कहा था और मरने पर भी उससे शादी न करने की बात कही थी। उसके साथ था सोंग जिनयान, इंपीरियल कैपिटल के 3 ग्रेट क्लैंस में से एक सोंग फैमिली का यंग मास्टर। जिनयान, जल्दी देखो, ये वही लिमिटेड एडिशन शर्ट है ना जो कल मैगजीन में देखी थी? रियल में फोटो से भी बेहतर लग रही है। चेन वही ने बोलते हुए सेल्स पर्सन के हाथ से शर्ट छीन ली, लेकिन लेबल देखते ही उसका मुंह उतर गया। चेन फैमिली एक ऑर्डिनरी मर्चेंट फैमिली थी, इतने पैसे एक शर्ट पर नहीं उड़ा सकता था। सोंग जिनयान ने भी शर्ट नोटिस की थी, लेकिन लेबल देखकर उसे भी थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। वो सोंग फैमिली का इललेजिटिमेट सन था। फैमिली में उसका स्टेटस हाई नहीं था। हर मंथ सिर्फ 6 लाख युआन अलाउंस मिलता था। लगभग पूरे मंथ का अलाउंस एक शर्ट पर थोड़ा ज्यादा था। तभी कजिन चेन वई ने मुझे पहचाना। अरे, ये तो मेरा कजिन चेन फन है।
यहाँ क्या कर रहे हो? शादी के वक्त मैं इतना देहाती दिखता था, अब के हैंडसम लुक से बिल्कुल मैच नहीं करता। मैंने अम्यूजमेंट के साथ कहा। शॉपिंग मॉल में आने में क्या अजीब बात है? जिन्यान, तुमसे मिलवाता हूँ। ये मेरा कजिन चेन फन है, वही जिसे लकी मैरिज के लिए बेचा गया था। सॉन्ग जिन्यान ने मुझे स्लाइटली सरकास्टिक एक्सप्रेशन के साथ देखा। तो यही वो कजिन है जिसने खुद को 20 लाख युआन में बेचकर किसी पागल औरत के घर शादी की। कोई अचरज नहीं कि इस लग्जूरियस जगह शॉपिंग करने के पैसे हैं, आखिर खुद को बेचा है। मैंने सच में चेन यू चियांग से 20 लाख युआन लिए थे, लेकिन वो शादी को एक्सक्यूज बनाकर अपने माता पिता की इनहेरिटेंस वापस लेने के लिए था। चैन वही ने मेरे बारे में ऐसे झूठ फैलाए, ये मैंने नहीं सोचा था। मेरा चेहरा डार्क हो गया। ठंडे स्वर में कहा, शर्ट मुझे वापस करो। मुझे प्रोवोक मत करो, वरना नतीजा खुद भुगतोगे। वापस करो? तुमने अभी पे भी नहीं किया, किस आधार पर दो? हमारे चैन फैमिली से 20 लाख एक्सटॉर्ट किए और यहाँ इतने एरोगेंट हो? पैसे हैं तो सोच समझ कर खर्च करो, वरना जब तुम्हारी वो पागल मरे और तुम्हें घर से निकाले तब शर्म से हमारे दरवाजे पर मत आना। वो पूरी बात खत्म कर भी नहीं पाया। मैंने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके गाल पर हाथ का निशान उभर आया। ठंडे स्वर में बोला, चैन फैमिली के घर में तुम पर बहुत नरमी दिखाई थी, इसीलिए मेरे सामने इतनी हिम्मत आ गई। चैन वही को गुस्सा आया, लेकिन पिछली बार के शोल्डर थ्रो को याद करते हुए, जिसकी वजह से कई दिन तक दर्द रहा, उसने मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। बस बेचारगी से सॉन्ग जिन्यान की तरफ देखता रहा। उसके रिएक्ट करने का इंतजार किए बिना मैंने बेशर्मी से उसके हाथ से शर्ट छीन ली। पहले आओ पहले पाओ, समझे? नहीं समझे तो घर जाकर अपनी माँ से सीखो। सॉन्ग जिन्यान सॉन्ग फैमिली में वापस आने के बाद हर जगह लोग उसे थोड़ा रिस्पेक्ट देते थे। ऐसी बेइज्जती उसे कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने ठंडे स्वर में स्नॉट किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, सब यहाँ से निकलो। ये सुनकर सॉन्ग जिन्यान ने दांत पीसे। इंपीरियल कैपिटल में शेन फैमिली भी सॉन्ग फैमिली को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मैंने स्नेयर किया। शेन फैमिली सॉन्ग फैमिली को रिस्पेक्ट करती है तुम्हारे कजिन की वजह से, किसी इललेजिटिमेट सन की वजह से नहीं। ये इललेजिटिमेट स्टेटस सॉन्ग जिन्यान के लिए ओरिजिनली बहुत सेंसिटिव टॉपिक था और मैंने सबके सामने उजागर कर दिया। थप्पड़ मारने से कम नहीं था। उसने गुस्से में स्टोर मैनेजर से कहा, सॉन्ग फैमिली का तुम्हारे स्टोर में फ्यूचर बिजनेस चाहिए तो अभी इस आदमी को बाहर निकालो। चिंता मत करो, ये बस एक देहाती है, इसके पीछे कोई नहीं है। मैं स्टोर में एंटर करने से लेकर स्टोर मैनेजर ने मेरे अटायर को एक बार भी देखने की जहमत नहीं की थी। पहले मेरी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ी वैरी थी, लेकिन सॉन्ग जिन्यान की बात सुनकर उसने सारा रेस्ट्रेंट छोड़ दिया। बेबाकी और रूडनेस से बोली, सर प्लीज बाहर जाइए, हमारे पास आपकी सर्विस का समय नहीं है। स्टोर मैनेजर सॉन्ग जिन्यान को बैकअप करते हुए और सुपीरियर बनती गई। इसके अलावा शर्ट वापस करें, पैसे हों तो भी हम आपको ये नहीं बेचेंगे। सॉन्ग जिन्यान ने मेरे कपड़ों को घूरा। अपने कपड़े देखो, बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है। इस यंग मास्टर से चीजें लेने की कोशिश, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं। स्टोर मैनेजर खड़ी क्या हो, इसे बाहर निकालो। बात खत्म होते ही स्टोर मैनेजर ने रूडली आगे बढ़कर निकालने की कोशिश की। मुंह खोलने से पहले ही मेरी एक नजर से डरकर पीछे हट गई। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, पक्का निकालना है मुझे? स्टोर मैनेजर की आवाज बाहर से स्ट्रांग थी लेकिन अंदर से वीक। आपको निकालना नहीं चाहती, लेकिन आपने किसी ऐसे को ऑफेंड किया है जिसे नहीं करना चाहिए था। भले के लिए जल्दी निकल जाइए। मैंने अपने बगल में खड़ी गर्ल शियाओ गुई युआन की तरफ देखा, जो मेरे साथ हमेशा बहुत एंथुजियास्टिक रही थी। बताओ, ये आउटफिट आखिर किसे बेचनी चाहिए? शियाओ गुई युआन अभी प्रोबेशन पर थी, हमेशा डर में रहती थी। इस मोमेंट अमीरों का बुलिंग बिहेवियर देखकर अंदर से मेरे लिए इंडिग्नेंट थी। कई बार बोलना चाहा, लेकिन स्टोर मैनेजर की लाउड वॉइस ने उसे हर बार शट डाउन किया। मेरा सवाल सुनकर उसने डिसाइसिवली कहा, अभी ये जेंटलमैन पहले खरीदना चाहते थे, मैं बिल करने की तैयारी में थी, मिस्टर सॉन्ग बाद में आए। स्टोर मैनेजर चिल्लाई, लड़की जीना नहीं है क्या? मिस्टर सॉन्ग को ऑफेंड करने की हिम्मत है? ऑफेंड किया तो इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने का सपना छोड़ दो। शियाओ गुई युआन भी टफ निकली। उसने अपनी यूनिफॉर्म जैकेट फेंक दी। जॉब नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बुरा हो तो होम टाउन वापस चली जाऊंगी। शहर में बहुत बुरे लोग हैं, गांव के लोग ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये शियाओ गुई युआन इतनी कूल निकलेगी। ये देखकर मैं झुका, उसकी जैकेट उठाकर उसे दी। चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब की गारंटी मैं देता हूँ। ये कहकर मुड़ा, सॉन्ग जिन्यान की तरफ स्मर्क किया। तुमने अभी कहा इस लड़की को इस इंडस्ट्री में काम नहीं करने दोगे, कैसा रहे एक बेट लगाते हैं? मेरी बेट है कि आज न सिर्फ उसकी जॉब नहीं जाएगी, बल्कि वो स्टोर की मैनेजर बन जाएगी। ये सुनकर स्टोर मैनेजर ने कोल्ड लाफ निकाली। तुम समझते क्या हो खुद को, इतनी बड़ी बड़ी बातें? सॉन्ग जिन्यान भी हंसा। ठीक है, 10 मिनट का टाइम देता हूँ, कैसा लगा? सॉन्ग जिन्यान को लग रहा था एक छोटी एम्प्लॉय को फायर करना तो बहुत आसान है,
लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए अग्री किया। बेट में कुछ स्टेक्स भी होने चाहिए। बात करते हुए अपने नेकलेस को टच करना नहीं भूला, बेटिंग सिचुएशन रिकॉर्ड करने के लिए, कहीं बाद में मुकर न जाए। सॉन्ग जिनयान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो हार नहीं सकता, बल्कि मुझे एम्बैरस होते देखने का बेसब्री से इंतजार था। कैसा रहे? हारने वाला पूरे मॉल में अंडरवेयर में घूमे, कैसा लगा? ये सुनकर मेरी एक आईब्रो ट्विच हुई। ये ठीक नहीं, दिन के उजाले में सच में बहुत आईसोर होगा। सॉन्ग जिनयान ने डराने के लिए डेलिबरेटली प्रोवोक किया। क्यों, डर गए? तो कुत्ते की तरह मॉल से बाहर रेंगना भी ऑप्शन है। मैंने डिस्डेनफुली हंसते हुए कहा, ठीक है, डील। सॉन्ग जिनयान ने तुरंत स्टोर मैनेजर को सिग्नल किया। स्टोर मैनेजर यंग एम्प्लॉय के पास गई, एरोमेंटली बोली, तुम जा सकती हो। प्रोबेशन पर एम्प्लॉय थी, स्टोर मैनेजर एक सेंटेंस में इजीली फायर कर सकती थी। शियाओ गुई युआन ने स्नॉट किया, अपने घर में शेर, बस हम नए एम्प्लॉयज को बुली करना आता है। जाती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। लड़की जाने लगी, लेकिन मैंने वापस बुलाया। 10 मिनट अभी पूरे नहीं हुए, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुको, शायद स्टोर मैनेजर बनवा दूं। ये सुनकर बगल के तीनों जोर से हंसे। मैंने उन्हें स्मग रहने दिया, फोन निकाला, कॉल किया। शेन यूएई, बिजी हो? दूसरी तरफ शेन यूएई वीडियो कॉन्फ्रेंस में थी। जल्दी से लैपटॉप बंद किया। मैं आराम कर रही हूँ, बिजी नहीं हूँ, मैंने डायरेक्टली कहा। तियानफू प्लाजा के मेंस शॉर्ट काउंटर की स्टोर मैनेजर मुझे पसंद नहीं। फायर करो, उसे निकालो, कोई और लगाओ, 5 मिनट में हैंडल करो। ये कहकर फोन रख दिया। ये सुनकर शेन यूएई ने एक सॉफ्ट साई ऑफ रिलीफ ली। शुक्र है इंस्पेक्शन नहीं करनी। सॉन्ग जिनयान ने आर्म्स क्रॉस किए, स्नीयर किया। इसका एटीट्यूड देखो, किसी को पता नहीं होता तो सोचते तियानफू सिटी का मालिक है। चैन वई ने साथ दिया। उस पागल के साथ बहुत रह लिया, दिमाग ठीक नहीं रहा, फैंटेसी और रियलिटी का फर्क नहीं पता। सॉन्ग जिनयान ने सिर हिलाते हुए साई किया। एकदम ठीक ठाक इंसान, पैसों के लालच में एक पागल से शादी की और अब खुद भी पागल हो गया। तभी मॉल में सूट और लेदर शूज पहने एक आदमी जल्दी जल्दी आया। स्टोर मैनेजर ने उसे देखते ही झुककर ग्रीट किया। हेलो जनरल मैनेजर। लो वन तियानफू शॉपिंग मॉल का प्रोफेशनल मैनेजर था, पूरे मॉल के बिजनेस ऑपरेशंस का जिम्मेदार। अभी मीटिंग में था, अचानक शेन यूएई का कॉल आया, तुरंत आ गया। लो वन ने मौजूद लोगों को देखा, केयरफुली पूछा, मे आई आस्क, ब्लैक गोल्ड कार्ड के ओनर कौन है? चैन वई स्टन रह गया। उसे ब्लैक कार्ड के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सॉन्ग जिनयान ने पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकाली, मुझ पर स्मगली नजर डाली। मैनेजर लो, क्या आप मुझे यहाँ देखकर रिसीव करने आए हैं? ये देखकर चैन वई इमीडिएटली फ्लैटरिंग में लग गया। वही सिटी का वीआईपी कार्ड, मॉल में 50 लाख से ज्यादा खर्च करने वालों को ही मिलता है। मेरा ये भाई सच में जेनरस है। लेकिन लो वन ने बस सिर हिलाया, एम्बैरस होकर बोला, आपका कार्ड कुछ स्पेशल वीआईपी बेनिफिट्स एंजॉय करा सकता है, लेकिन जिस कार्ड की मैं बात कर रहा था वो अलग है। वो एकमात्र कार्ड है जो कभी इशू हुआ, गोल्ड ट्रिम्ड ब्लैक गोल्ड कार्ड। उस कार्ड के ओनर मॉल की कोई भी चीज फ्री में ले सकते हैं, पूरा मॉल खाली करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां मौजूद हर कोई इतना शॉक था कि जबड़े गिर गए। पूरा मॉल खाली कर सकते हैं? सच में ऐसा कार्ड एग्जिस्ट करता है? इसकी वैल्यू कितनी होगी? उसी मोमेंट मैंने कैजुअली पॉकेट से ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला। इस कार्ड की बात कर रहे हो? लो वन ने ब्लैक गोल्ड कार्ड देखा, तुरंत मेरी आइडेंटिटी समझ गया। रिस्पेक्टफुली झुका, सर बेहद माफी चाहता हूँ, आपको एक अच्छे शॉपिंग एक्सपीरियंस की जगह ये सब झेलना पड़ा। आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाएगा। ये कहकर तुरंत स्टोर मैनेजर की तरफ मुड़ा। आप फायर्ड हैं, कृपया अभी मॉल छोड़ें। स्टोर मैनेजर अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। मैनेजर लुओ, मैंने यहाँ कई साल मेहनत से काम किया है, किस आधार पर अभी निकाल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुमने गलत इंसान को ऑफेंड किया। अब तुम खुद संभालो। सोंग जिनियन ने भी आगे बढ़कर कहा, मैनेजर लुओ सुनो, आज किसी भी वजह से इस स्टोर मैनेजर को फायर नहीं होने दूंगा। मैं सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, इतने साल तुम्हारे यहाँ काफी खर्च किया है, मेरी बात नहीं मानी तो एक बड़ा क्लाइंट खोदोगे। सॉन्ग फैमिली? ये सुनकर मेरी एक आईब्रो उठी। बड़ा क्लाइंट? मैनेजर लुओ, आज से तियानफू सिटी यंग मास्टर सॉन्ग के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। मैनेजर लुओ ने बाप करते हुए कहा। जी, आपका हुक्म। सॉन्ग जिनियन का एक्सप्रेशन तुरंत बहुत अगली हो गया। मैनेजर लुओ, सच में सॉन्ग फैमिली को ऑफेंड करने से नहीं डरते? माफ करना, मैं बस एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। बॉस ने बोला मान लेना पड़ेगा। लेकिन चन वही अभी भी सिचुएशन नहीं समझ पाया था। डाउटफुली पूछा, कौन बॉस? कौन सा बॉस? मैनेजर लुओ ने मेरी तरफ देखा। ये जेंटलमैन हमारे तियानफू सिटी के ओनर हैं। सोंग जिनियन ने डिसबिलीफ से मुझे देखा। इस देहाती की बात कर रहे हो? ये तियानफू सिटी का ओनर कब से हो गया? क्या ओनर वो शेन फैमिली की पागल औरत है? मैनेजर लुओ की गेज कोल्ड हो गई। सर प्लीज अपने शब्द संभालें, हमारी बॉस लेडी पूरी तरह रिकवर हो चुकी हैं। तियानफू सिटी चलने के बाद शेन युवई ने इसे मैनेज करना बंद कर दिया था। बाहर के लोगों को नहीं पता था ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर चन वई अस्टॉनिश था। रिकवर? सच में?
मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पागल रिकवर हो सकता है। मैनेजर लो को अब इस इंसान से बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने मुझसे रिस्पेक्टफुली कहा, सर कोई और इंस्ट्रक्शंस हो तो बताइए। मैंने पास खड़ी हैरान यंग सेल्स असिस्टेंट की तरफ इशारा किया। मुझे ये लड़की पसंद है, आज से यही स्टोर की मैनेजर है, बाकी सब ठीक है। आज बस शॉपिंग करने आया था। सॉन्ग जिनियान से बेट लगाने का इरादा नहीं था। उससे निपटने के अपने तरीके हैं, लेकिन देखना चाहता था कि शेन यूए मेरे लिए सॉन्ग फैमिली को नाराज करेगी या नहीं। खुशकिस्मती से उसने निराश नहीं किया। सॉन्ग जिनियान लोहे की दीवार से टकरा गया था। फायदा नहीं उठा पाया तो गुस्से से घूरते हुए जाने लगा। मैंने रास्ता रोका। यंग मास्टर सॉन्ग, हमारी हालिया बेट भूल गए क्या? हारने वाले को अंडरवेयर में मॉल का एक चक्कर लगाना था, ये तुम्ही ने प्रपोज किया था। सच में पहले यह बेट थोड़ी क्रूएल लगी थी, लेकिन सॉन्ग जुनियान ने जिद की तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सका। सॉन्ग जुनियान का गुस्सा इतना था कि आंखें बाहर आने वाली थीं। हद मत करो। मैंने अपने नाखूनों पर से काल्पनिक धूल फूंक दी। अगर मैं तुम्हें तंग करना चाहूं तो तुम क्या कर सकते हो? ये दुनिया हमेशा से बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाली है। अगर किसी को एक बार में नहीं निपटाया तो वो अगली बार फिर आएगा। कमीने। सॉन्ग जुनियान गुस्से में होश खो बैठा। हाथ उठाकर मुझ पर घूंसा मारने आया। मुट्ठी पहुंचने से पहले मैंने रोकी। सीधे उसकी मुट्ठी पकड़ी और उल्टे कई पाम पंचेस जड़ दिए। खुद मारने गया, उल्टा मार खाई। और सबसे अपमानजनक था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसी से खुद को मरवाया। हाथ भी दुखा और मुंह भी छोटा हुआ। ये देखकर चैन वे भी हिल गया। हकलाते हुए बोला, चैन फैन रुको, ये सॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर हैं। शेन फैमिली भी सॉन्ग फैमिली को आसानी से नाराज नहीं कर सकती। ओह, तुम उसकी जगह सजा लेना चाहते हो? पहले सोच लो झेल पाओगे या नहीं। चैन वे तुरंत चुप हो गया और चुपके से एक तरफ हट गया। मैंने फिर बिजकते हुए कहा, वैसे मुझे भी लगता है अंडरवेयर में घूमना कोई अच्छी बात नहीं, मेनली इसलिए कि तुम्हारी फिजिक बहुत बुरी है। शहर की एस्थेटिक्स खराब होगी। ऐसा करो, कुत्ते की तरह रेंग कर निकल जाओ तो माफ कर दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग जिनियान मेरी वजह से पूरी तरह टूट गया। टांगे कांपने लगी और लगभग घुटनों पर आ गया। अब कभी आपसे पंगा नहीं लूंगा। सॉन्ग फैमिली का सदस्य हूं, इस बात का लिहाज करके छोड़ दो। अरे, अगर आज मैं हारने वाला होता तो क्या तुम शेन फैमिली का सदस्य होने के नाते मुझे छोड़ते? बिल्कुल नहीं। बस यही सोचते कि मेरी वाइफ पागल है और मेरे पीछे कोई नहीं। उसी तरह तुम सॉन्ग फैमिली के नाजायज बेटे हो। तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ये सॉन्ग जिनियान हमेशा कमजोर को दबाता और ताकतवर से डरता था। क्या पता था आज भेड़ की खाल में छुपे बूढ़े भेड़िए से पंगा ले बैठेगा। सॉन्ग जिनियान ने जल्दी से कहा, फिर भी सॉन्ग फैमिली का सदस्य हूं, इसमें सॉन्ग फैमिली की इज्जत का सवाल है। उसने मुड़कर चैन वई को देखा। मेरी जगह ये रहेंगे। चैन वई बड़ा चापलूस था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुत्ता बनने को तैयार था। तुरंत गुस्सा हो गया। बेट तुमने लगाई थी, मुझे सजा क्यों दिलवा रहे हो? लेजेंडरी फेयर विद द फ्रेंड्स। मैंने अफसोस से सिर हिलाया। तुम्हें पता भी है चैन वई मेरा कजन है, फिर भी अपने घर वाले की इज्जत नहीं जाने दे सकता ना। ये सुनकर चैन वई पहले थोड़ा ग्रेटफुल हुआ, लेकिन मेरी चालाक नजर देखकर तुरंत समझ गया। चैन फ्रैन, तुम जानबूझ कर रहे हो। सॉन्ग जिनियान से मुझसे हिसाब चुकवाना चाहते हो। मैंने पूरी तरह इग्नोर किया। सॉन्ग जिनियान को जमीन पर पटका। रेंगोगे या नहीं? मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। अगर अभी नहीं रेंगे तो फिर पोलाइट नहीं रहूंगा। आखिरकार बुरे मुंह के साथ सॉन्ग जिनियान रेंगते हुए एलवी स्टोर से बाहर निकला। स्टोर से बाहर निकलते ही मेरे कंट्रोल से आजाद हुआ और भाग खड़ा हुआ, लेकिन तब तक बहुत लोगों ने देख लिया था और घेर लिया। कुछ ने वीडियोस भी बना लिए। पूरी तरह बेइज्जत हो गया। बड़ा जालिम है। चैन फैन देख लेना। चैन वही एक धमकी छोड़कर वो भी घर आकर भाग गया, लेकिन अब उसकी और सॉन्ग जिनियान की दुश्मनी पक्की हो गई। पहले सोचा था कैपिटल के एलीट सर्कल में घुस गया, अब देखो सब बेकार गया। उल्टा घर के लिए भी मुसीबत ले आया। मैंने कपड़े झाड़े, मुड़कर पास खड़ी शाओ गुई वान को देखा। क्या सोच रही हो? जल्दी कपड़े पैक करो, कमीशन नहीं चाहिए क्या? नई स्टोर मैनेजर शाओ गुई वान एकदम होश में आई। हे भगवान, ये तो बहुत ही जबरदस्त था। वो सेल्स असिस्टेंट इतनी एक्साइटेड थी कि अपनी लोकल डायलेक्ट में बोल पड़ी। जो पुरानी स्टोर मैनेजर थी वो तो कब की डर के मारे जम गई थी। उसे लगा था उससे भी हिसाब होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जब मैं स्टोर से निकला तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसी छोटी मछली मेरे वक्त के लायक नहीं थी। शेन यूए का अनलिमिटेड ब्लैक गोल्ड कार्ड लेकर तियानफू सिटी में ढेर सारी शॉपिंग की। शेन फैमिली के घर वापस आया तो हाथों में और बाहों में ढेर सारा सामान था। देखा शेन रॉकिंग चेयर पर बैठकर सनसेट देख रही है, बिल्कुल मरीज के जैसी। मैं मन में खुश हुआ। शॉपिंग बैग्स बिस्तर के किनारे वाली कुर्सी पर फेंके और बाथरूम जाने चला गया। लेकिन असल में शेन दिन भर ऑनलाइन मीटिंग्स में थी। गेट गार्ड ने रिपोर्ट किया कि यंग मास्टर वापस आ गए हैं, तब जल्दी से लैपटॉप बंद करके रॉकिंग चेयर पर लेट गई। 3 साल बिस्तर पर रहने से बहुत वक्त और काम खराब हो गया था। अब उसे लग रहा था शरीर काफी ठीक हो रहा है, लेकिन मैं ही जिद करता रहता कि आराम करो, इसीलिए घर पर रहना पड़ रहा था। मॉल में सॉन्ग जिनियान के साथ झगड़े की खबर शेन को मैनेजर लो से मिल गई थी। सॉन्ग फैमिली से दुश्मनी हो या ना हो उसे परवाह नहीं थी, बस उत्सुकता थी कि ऐसे कौन से कपड़े थे जिनके लिए मैं किसी से लड़ने को तैयार हो गया। तभी नजर घूमी और बिस्तर के किनारे एलवी बैग दिखा।
अगर मैं ना होता तो उसे याद भी नहीं रहता कि तियानफू सिटी में एलवी स्टोर है। लेकिन शायद उस वक्त बहुत बोर हो रही थी, अचानक देखने की इच्छा हुई कि मैं कौन से कपड़े लाया हूँ। यही है क्या? उसने लापरवाही से बैग उठाया। देखने से पहले ही मैं बाथरूम से बाहर आ गया। मेरी चीजें क्यों छू रही हो? शन युए का हाथ कांपा और बैग जमीन पर गिरा। एक हाई एंड सिल्क शर्ट और एक गॉडी फ्लोरल अंडरवेयर सीधे शन युए की स्लीपर्स पर गिरा। ये देखकर शन को बेहद शर्मिंदगी हुई। उसने ऑकवर्डली एक्सप्लेन किया, देखना चाहती थी कहीं मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए हो, गलती से ये उठा लिया। मैं भी थोड़ा एम्बैरस था। घर में खाना कपड़ा सब कुछ है, कैसा गिफ्ट? इस मोमेंट में मैंने बहुत कठोरता से बोला, भले ही शर्म आए दूसरों को दिखने नहीं देना। मैंने हल्के से खांसा, काम बनने की कोशिश करते हुए फ्लोरल अंडरवेयर उठाया और चेंजिंग रूम में रखने घूमा। तभी पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। वाकई बहुत सुंदर है, इसके लिए लड़ना वर्थ था। उसी वक्त चैनवई, जो मेरे हाथों अपमानित हुआ था और सॉन्ग जिन्यान से भी दुश्मनी मोल चुका था, कैपिटल में टिकना मुश्किल देखकर रात को ही रॉन्ग सिटी वापस लौट गया। माँ बाप के सामने रोते गिड़गिड़ाते सब बताया। जांग शुएमei का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उस नाशुक्रे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैं ये गुस्सा उतार कर रहूंगी, कल शेन फैमिली जाकर उससे हिसाब करूंगी। जांग यूचुआंग की चिंता दूसरी तरफ थी। तुमने कहा शेन ठीक हो गई? मेंटल इलनेस से कोई ठीक होता है मैंने कभी नहीं सुना। चैन वही भी अस्पष्ट था। कौन जाने, वैसे तियानफू शॉपिंग मॉल के मैनेजर लो ने बस इतना कहा कि वो ठीक हो गई, डिटेल्स नहीं पता। ये सुनकर जांग शुएमei तुरंत जल भुन गई। उस छोकरे की किस्मत बहुत अच्छी है। सोचा था शादी के बाद जल्दी विधुर हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है, शायद मरने से पहले की आखिरी तड़प हो, नहीं तो उसे घर में क्यों लाते। ये सुनकर चैनवई के कड़वे चेहरे पर थोड़ी राहत आई। हाँ, शायद आखिरी तड़प ही है, हम लोगों को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। चैन यूचुआंग काफी देर सोचता रहा। इतना अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, कल शेन फैमिली जाकर देखते हैं। मैं उसका चाचा हूँ, अब शेन युए का भी चाचा हूँ। शेन फैमिली के असली रिश्तेदार हैं हम। अगर शेन सच में ठीक है तो हम भी कुछ फायदा उठा सकते हैं। फिर चैनवई को हिदायत दी, कल जाओ तो तमाशा मत करना, अपने कजिन के साथ अच्छे से रहना। इन बेशरम चैन फैमिली वालों ने न सिर्फ मेरे माँ बाप की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी हड़प ली, बल्कि मुझे चैनवई की जगह शेन फैमिली में ब्याह दिया। अब अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने और वो मिशन पूरा करने के लिए ये अपमान सहना जरूरी था। अगली सुबह शेन को मैंने फिर बिस्तर से लात मारकर उठाया और ढेर सारी डांट पिलाई। शेन युए, तुम मुझसे इस तरह क्यों चिपकती रहती हो? बात नहीं मानती, रात को बिस्तर में घुस आती हो। क्या मैंने इतनी तमीज दिखाई कि तुम इतना ढीठ हो गई और मुझे ही परेशान करने लगी? ये सुनकर शेन युए के पास 100 मुंह होते तो जवाब नहीं दे पाती, लेकिन वो पहले से तैयार थी। उसने रात को ही फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, जिसमें मेरा नाइटमेयर भी था और ये भी साबित था कि वो रात भर बिल्कुल शरीफ रही। मैंने वीडियो कई बार देखा और गुस्सा थोड़ा कम हुआ। शेन युए ने चैन की सांस ली और मन में अपनी चालाकी की तारीफ की, लेकिन किसे पता था अगले ही पल मूड बदल जाएगा। मुझे सीक्रेटली रिकॉर्ड करने की इजाजत किसने दी? नहीं पता था तुम्हें लोगों को चुपके से रिकॉर्ड करने की आदत है। शेन युए बहुत हेल्पलेस थी। जब कोई मर्द तर्क से काम नहीं लेता तो देवता और राक्षस भी बेबस हो जाते हैं। जांग यूडाओ इन 2 दिनों से बहुत परेशान थी। उस सुबह जैसे ही बाहर जाने के लिए कार में बैठी, गेट पर एक अजनबी कार दिखी। पूछने पर पता चला चैन यूचुआंग का परिवार आया है। गार्ड अंदर रिपोर्ट करने वाला था। जांग यूडाओ की आंखों में एक चमक आई और उसने जल्दी से कहा, इन लॉज आए हैं, रिपोर्ट करने की क्या जरूरत? कैसे अनजान लोग हैं, जल्दी गेट खोलो। उसने एक नजर में चैन फैमिली को पहचान लिया। ये भी अच्छे लोग नहीं थे। उसने अंदाजा लगाया कि इस बार ये या तो मुझे परेशान करने आए हैं या पैसे ऐंठने। इसके बाद जांग युएडाओ ने जानबूझकर शेन जे को घर वापस बुलाने का मैसेज भेजा। शेन युएचुआंग का परिवार भी उम्मीद नहीं करता था कि जांग युएडाओ इतनी आसानी से बात करेगी और खुद उन्हें अंदर लेकर आएगी। चैन वही मन में सोचने लगा, शेन फैमिली की सास तो बड़ी अच्छी हैं, कोई अचरज नहीं कि बाहर इतने एरोगेंट थे। जरूर बीवी के घर वालों का प्यार था। शेन फैमिली की हवेली किसी शाही महल जैसी बड़ी और अंदर बाहर से बेहद लग्जूरियस देखकर चैन वही को और भी पछतावा हुआ। चैन फैमिली के तीनों लोग लिविंग रूम में पहुंचे ही थे कि मैं नीचे उतर आया। चैन फैमिली को देखकर मैं भी काफी हैरान हुआ। चैन युएचुआंग ने मुझे देखा तो पहले खुश हो गया, अरे आफान आ गया। फिर कुछ भावुक आंसू निकाले। कुछ दिन हो गए शादी को, चाचा को कॉल क्यों नहीं किया? शेन फैमिली में ठीक से रह रहे हो? चैन युएचुआंग की एक्टिंग देखकर मुझे सच में दाद देनी पड़ी। मैंने एक बार हंसा, अरे तो चाचा को भतीजे की इतनी चिंता है? मैं तो सोच रहा था कुछ दिनों से खबर नहीं आई तो शायद भूल ही गए। ये सुनकर चैन युएचुआंग ने नाक खुजाई और ऑकवर्डली हंसा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे इकलौते भतीजे हो, मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने चुपके से जियांग शुएमाई को इशारा किया। जियांग शुएमाई ने तुरंत तैयार किए हुए गिफ्ट्स निकाले। चैन युएचुआंग भर उत्साह से गिफ्ट्स पेश करने लगा। ये सब तुम्हारे चाचा चाची ने बड़ी सोच समझ कर चुना है। अरे एल्डेस्ट यंग लेडी कहाँ है?
मैं सोफा की तरफ गया और गिफ्ट्स पर नजर डाली, फिर हैरान होने का नाटक किया। वाह, सब अच्छी चीजें हैं। लगता है इस बार चाचा चाची ने खूब खर्च किया। खासकर ये सिल्क स्कार्फ सास के लिए, डिजाइनर ब्रांड भी है। अंदाजा है ये उस पूरे बैग भर कपड़ों से ज्यादा महंगा होगा जो चाची ने मेरे लिए भेजा था, है ना? चैन युए च्वांग ने मेरा अनफ्रेंडली टोन सुना और समझा मैं कल की घटना से नाराज हूँ, तो चैन वही को आगे ढकेला। कल की बात आवई ने आकर सब बताई। तुम बड़े दिल के इंसान हो, अपने भाई से छोटी छोटी बातों पर मन मत रखो। चैन वही मन से नहीं चाहता था, फिर भी माफी मांगने का नाटक किया। ये सुनते ही जांग युए डाओ को उत्सुकता हुई। कल कल क्या हुआ? तो चैन युए च्वांग ने कल की घटना संक्षेप में सुनाई, जानबूझकर इस बात को दबाया कि चैन वई और सॉन्ग जिन्नेन ने मुझे कैसे अपमानित किया। बस इतना कहा कि कपड़ों को लेकर थोड़ी नोकझोंक हुई, लेकिन इस तरह उसने मुझे ऐसा दिखाया जैसे मैंने कपड़ों के एक सेट के लिए बिना वजह झगड़ा शुरू किया और सॉन्ग फैमिली को नाराज कर दिया। ये कह ही रहा था कि शैनजे वापस आया और थोड़ा सुन लिया। वो तुरंत गुस्से में आ गया। क्या? कपड़ों के एक सेट के लिए 5 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए और सॉन्ग फैमिली को नाराज कर दिया? हमारी और सॉन्ग फैमिली की पीढ़ियों पुरानी दोस्ती है, बहुत सारे बिजनेस डीलिंग्स भी हैं। पता है कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी की? क्या वेवई को पता है तुमने फिर से ऐसा किया? शैनजिए के वापस आते ही सवालों की बौछार हो गई। तब जाकर चैन युए च्वांग को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में गलत बोल दिया, तो उसने शैनजिए के सामने फिर से मेरी तरफदारी करने का नाटक किया। इन लॉ, गुस्सा मत हुइए, मेरा भतीजा गांव में पला बढ़ा है, अचानक अमीर घर में आया है, थोड़ा अनजान है, माफ कर दीजिए। जो भी गलती हुई उसके चाचा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे ये सब बोरिंग लगा और मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा। अचानक चैन वही बिना सोचे समझे कूद पड़ा। ब्रदर फन, शैन फैमिली की हवेली बहुत शानदार है, ऊपर घुमाओ ना। पूरा बोलने से पहले मैंने एक नजर डाली और उसने बात निगल ली। चैन युए च्वांग ने अभी तक मेरी असली ताकत नहीं देखी थी। बेशर्मी से पीछे आया। आफान, बात पूरी नहीं हुई, क्यों जा रहे हो? मिस शैन की तबीयत कैसी है? ऊपर मिलवाओ ना। मैंने सीधे मना किया, जरूरत नहीं, मेरी वाइफ को आराम चाहिए, वो अनजान लोगों से नहीं मिलना चाहती। लेकिन चैन युए च्वांग फिर भी नहीं माना। अनजान कैसे? सब तुम्हारे ही घर वाले हैं। जियांग युएडाओ ने जैसे दुनिया में उथल पुथल मचाना हो, जल्दी से बीच में बोली। नाश्ते के वक्त देखा वेवई बिल्कुल ठीक लग रही थी, मेहमान मिल सकती हैं। वैसे भी बहू अपने पति के घर वालों से कैसे छुप सकती है? मुझे लोगों से छुपना कब पड़ा? एक साफ ठंडी आवाज गूंजी। फिर सबने देखा एक रौबदार ऑरा वाली शैन युए वई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही है। व्हील चेयर की जरूरत नहीं थी, इस वक्त उसमें बीमार होने का कोई निशान नहीं था। चैन वई ने शैन युए वही को देखा तो आंखें फैल गईं। ये शैन युए वही है? कभी नहीं सुना था कि इतनी खूबसूरत है और बिल्कुल तंदुरुस्त, बीमारी का कोई निशान नहीं। ये औरत असल में मेरी फियांसे थी, लेकिन उस बदमाश चैन फैन की किस्मत अच्छी निकली। शैन युए वही ने चैन वही को आंख के कोने से भी नहीं देखा, बस नजर मुझ पर पड़ी तो आंखों की बर्फ पिघल गई। सुना तुम्हारे घर वाले आए हैं, बताया क्यों नहीं? मैं भी नीचे आकर पता चला, तो शैन युए वही ने मेरी बात से तुरंत मतलब निकाल लिया। इन लॉज बिना बताए आए, बिन बुलाए मेहमान। इसी मोमेंट शैन जी पास आकर चुगली करने लगा। वेवई, अपने पति को जरा काबू में रखो, पता है कल क्या कारनामा किया? कपड़ों के लिए सॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर से झगड़ा किया, सॉन्ग फैमिली को नाराज कर दिया। शैन युए वई ने उसे पूरा बोलने नहीं दिया और ठंडे स्वर में काटा। कपड़ों के लिए मेरे पति से पंगा लेने की हिम्मत की? सॉन्ग फैमिली को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं खुद हिसाब करने नहीं गई। ये सुनकर शैन जी का गुस्सा भड़क गया। बदमाश लड़के, एक मर्द के लिए ऐसी बातें करती है। पिछले 2 साल से सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर शैन फैमिली बिजनेस कर रही है, अगर इससे दोनों फैमिलीज के बिजनेस पर असर पड़ा तो क्या होगा? शैन युए वई ने ठंडी हंसी दी। पिछले 2 साल से सॉन्ग फैमिली के साथ बिजनेस शैन लिंग शाओ कर रहा है, मुझसे क्या लेना देना? पिताजी, आप पहले ही सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो बिजनेस में दखल मत दीजिए। इस नाफरमान बेटी से शैन जिए का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन आखिर में शैन युए वई का कुछ नहीं कर सका और पैर पटकते हुए चला गया। मुझे शैन युए वई को अपनी पर्सनल बातों में उलझाना पसंद नहीं था, तो मैंने चैन युए च्वांग से कहा, चाचा, आज आने का मकसद क्या है, सीधे बताओ। आफान, जरा अकेले में बात हो सकती है? देखना चाहता था चैन युए च्वांग क्या नाटक करेगा, तो शैन युए वई से कहा, इन पर ध्यान मत दो, कमरे में जाकर आराम करो, ये मैं संभाल लूंगा। फिर चैन युए च्वांग को दूसरी मंजिल के लिविंग रूम में ले गया। शैन युए वई जाने ही वाली थी कि जियांग शुएमाई ने उत्साह से आवाज दी, अरे ये मेरी बहू है, बिल्कुल शानदार हैं आप। आफान बड़ा खुशकिस्मत है जो इतनी अच्छी बहू मिली। आइए आइए, चाची के पास बैठकर थोड़ी बात करें। आफान बचपन में मुझसे बहुत बातें करता था। शैन युए वई ने मेरे बचपन का जिक्र सुना तो उत्सुक हो गई। हुआ ये कि जियांग शुएमाई ने मेरी पुरानी कुछ कहानियां सुनाई और फिर बात बदली। आफान और आवई बचपन से बहुत करीब थे, एक ही पेयर ऑफ पैंट्स में बड़े हुए हैं।
क्यों ना आवई तुम्हें आफान की कहानियां सुनाए। फिर जियांग यूए डाओ से बोली, प्यारी इन लॉ, गार्डन बहुत सुंदर है, जरा बाहर घुमाइए ना। शेन यूए वई को देखने के बाद से चैन वई की नजर उस पर से हटी ही नहीं थी, शुरू से आखिर तक। जियांग शुए वई ने उसकी मंशा भांप ली थी, इसीलिए जानबूझकर दोनों को अकेला छोड़ने का मौका बनाया। जियांग यूए डाओ ने भी इस माँ बेटे की चाल बहुत पहले ही समझ ली थी। वो चैन फैमिली को मेरे लिए मुसीबत बनाना चाहती थी, इसीलिए जियांग शुए माई के साथ गार्डन में घूमने में उसे कोई ऐतराज नहीं था। जब लिविंग रूम में सिर्फ शेन यूए वई और चैन वई रह गए तो चैन वई ने पहले बात शुरू की। ब्रदर फान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसका स्वभाव थोड़ा उखड़ा हुआ है, ज्यादा बुरा मत मानना। पहाड़ों में पला है, दुनिया कम देखी है, तौर तरीके थोड़े कच्चे हैं, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा। ये सुनकर शैन यूए वई ने भौहें चढ़ाईं और लापरवाही से जवाब दिया, ऐसा है। शैन यूए वई का इस देखते हुए एक्सप्रेशन देखकर चैन वई हुई यकीन हो गया कि मैं उसके सामने बहुत अच्छा नाटक करता हूँ। अगर नाटक करते हो तो मैं नकाब उतारता हूँ। फिर वो जानबूझकर थोड़ा और करीब आया और काफी देर बातें करता रहा। बहुत देर बाद चैन वई ने अपना असल मकसद जाहिर किया, असल में तुम्हारा ओरिजिनल पति मैं होता। शैन यूए वई की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें एक खतरनाक ठंडी चमक आ गई। अच्छा, तो ऐसी बात है। चैन वई को उसके एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं दिखा और बनावटी अंदाज में बोलता रहा, वे वई, क्या मैं ऐसे बुला सकता हूँ? ब्रदर फान जैसे पति से शादी करके तुम्हारे साथ सच में नाइंसाफी हुई। वो जंगली और अनपढ़ है, मेरी तरह नहीं जो दूसरों का ख्याल रखना जानता हूँ। उसी वक्त दूसरी मंजिल के लिविंग रूम में मैं सोफे पर बाहें बांधे करे बैठा था। चैन यूए चुआंग से कहा, मकसद बताओ, वक्त बर्बाद मत करो। चैन यूए चुआंग मुस्कुराते हुए बैठ गया। चूंकि घर वाले हैं तो सीधे बात करता हूँ। मेरी कंपनी ने बैंक का कुछ कर्जा लिया है, लेकिन अभी कंपनी के बिजनेस में दिक्कत है और चुका नहीं पा रहा। शैन फैमिली के पास सब कुछ है, पैसों की कोई कमी नहीं। कैश फ्लो के लिए 10 करोड़ उधार दो। शैन फैमिली के लिए तो 10 करोड़ कुछ भी नहीं। मैं हंसा, किस आधार पर उधार दूं? चैन यूए चुआंग बेशर्मी से बोला, हम इन लॉज नहीं हैं। आफान भूलो मत, अगर हमारे चैन फैमिली की वजह न होती तो तुम शैन फैमिली में कैसे घुस पाते? ये सुनकर मैं बिदकते हुए कहा, कौन सा बिजनेस प्रोजेक्ट बिगड़ा? जुए में सब उड़ाया ना। कर्जा नहीं चुका पाए तो प्रोजेक्ट के पैसे उठा के गड्ढा भरने को, जिससे लोन नहीं चुका पाए। जब शैन फैमिली से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब उन्होंने खूब पैसे दिए, लेकिन जब पता चला शैन यूए वही पागल है तो मुझे आगे कर दिया। गलत हूँ क्या? चैन यूए चुआंग को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे उसके जुए के बारे में इतना कुछ पता है। ये बात तो उसकी बीवी को भी नहीं पता थी। मैंने जारी रखा, शैन फैमिली ने जो पैसे मुझे देने थे वो मैं तुमसे मांगने का इरादा नहीं रखता, लेकिन तुम मेरे दरवाजे पर आकर 10 करोड़ मांगने की हिम्मत करते हो, ये साहस आता कहाँ से है? ये सुनते ही चैन यूए चुआंग गुस्से में बोला, बदमाश लड़के, आखिर मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ, इस दुनिया में तुम्हारा इकलौता रिश्तेदार। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? भले ही मैंने तुम्हारे साथ चाल चली, लेकिन आखिर में तुम्हें शैन फैमिली में शादी करवा के ऐशो आराम की जिंदगी तो दिलाई। मैंने मुंह बिचकाया, यही एक वजह है कि तुम मेरे पिताजी के भाई हो, इसलिए आज तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अगर दोबारा मेरे सामने तमाशा किया तो फिर मत कहना कि मैंने बेअदबी की। चैन यू चैंग को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले का वो कमजोर दब्बू लड़का इस तरह बदल सकता है, लेकिन वो 10 करोड़ मांगने आया था तो जाहिर है कुछ और तैयारी भी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सच में पंख निकल आए और चाचा को आंखें दिखाने लगे। बस ये जानना चाहता हूँ कि दिल में अपने पिताजी के लिए कोई जगह बची है या नहीं। ये सुनकर मेरी भौहें तन गई। मतलब? तुम्हारे माँ बाप एक हादसे में गुजर गए, कभी सोचा कैसे मरे? मुझे याद है, उस साल मेरे 10वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर माँ पिताजी मेरे लिए वापस आ रहे थे। रास्ते में अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और दोनों चल बचे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, एकदम से इतनी बड़ी तकलीफ सामने आई। मुझे तब जरा भी शक नहीं हुआ था कि उस एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ थी। अब चैन यू चैंग का ये जिक्र सुनकर दिल भारी हो गया और मुझे समझ आया वो एक्सीडेंट इंसानों का किया हुआ था। चैन यू चैंग ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारे माँ बाप बहुत बेचारे थे, कोई रिश्तेदार नहीं था, बस मैं ही दौड़कर आया और अंतिम संस्कार करवाया। तभी कुछ अजीब लगा था, बाद में जानबूझकर जांच की तो सच में एक सुराग मिला। मैंने उसे जल्दी से दबाया। क्या मिला? अगले ही पल चैन यूचेंग ने चालाक मुस्कान दी। आफान देखो, यही तो रिश्तेदारों का फायदा है, मुसीबत में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। मैं जानता हूँ इन सालों में तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन बाकी सब छोड़ो, कम से कम ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे पिताजी का इकलौता भाई हूँ। अगर वो जिंदा होते और अपने भाई को मुसीबत में देखते तो जरूर मदद करते। मेरी आवाज ठंडी पड़ गई। तो क्या आप धमकी दे रहे हो? चैन यू चैंग जोर से हंसा। ये धमकी कैसे हुई? ये तो साफ तौर पर घर वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, तुम्हें पिताजी के बारे में जानना है तो मैं सब बताता हूँ। अच्छा लेन देन है। इस जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धमकी से। ये सुनकर मैंने आंखें बंद की। जाओ, मुझे मजबूर मत करो। चैन यू चैंग हैरान हो गया। मतलब? माँ बाप के बारे में जानना नहीं है?
सच में नमक हराम निकले। माँ बाप का बदला लेने की भी परवाह नहीं। बड़े भाई ने बड़ा अच्छा बेटा पाला। ये सुनते ही मैंने अचानक आंखें खोली, निगाहों में खून उतर आया और दांत भींचकर एक एक शब्द निकाला। उनका नाम लेने के लायक नहीं हो तुम। मेरी तीखी नजर से चैन यूचैंग भी थोड़ा डर गया, लेकिन वो ब्लैकमेल करने की नीयत से आया था, इसलिए बातों से उकसाता रहा। मैं लायक नहीं, तुम लायक हो। ये नाफरमान बेटा जानता है कि कुछ छुपा हुआ है, फिर भी माँ बाप की परवाह नहीं। अगर उन्हें परलोक में पता चला तो चैन से नहीं बैठेंगे। सुन लो, आज 10 करोड़ नहीं दिए तो शैन फैमिली के बड़े बेटे के हक से तुम्हारे माँ बाप की कब्र खुदवा दूंगा, फिर कभी उनकी याद भी नहीं कर पाओगे। धमाक। मैंने मुट्ठी कॉफी टेबल पर दे मारी। महंगा और मजबूत मार्बल का टेबल एक झटके में टुकड़ों में बिखर गया। फिर मैंने मुट्ठी मलते हुए बेपरवाही से कहा, यह घूसा तुम्हारे सिर के लिए था, लेकिन हाथ गंदा नहीं करना था। चैन यूचैंग, पहले तुमसे हिसाब करने का इरादा नहीं था, तुमने खुद आकर छेड़ा। अगर शुरू से सीधे माँ बाप की बात बताते तो मैं जरूर कुछ सोचता। 10 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने इसे बार्गेनिंग चिप बनाया और मुझे झुकाने की कोशिश की। साजिश और हिसाब से भरे रिश्ते। मैं चैन फान ऐसे रिश्ते नहीं चाहता। मेरे खूंखार एक्सप्रेशन से डरकर चैन यूचैंग जमीन पर गिर पड़ा। क्या क्या करने वाले हो? घबराओ मत, माँ बाप की बात मुझे पता चल गई, खुद जांच करूंगा। रही बात तुम्हारी चैन यूचैंग, पब्लिक फंड्स की हेराफेरी करके जुए का कर्जा चुकाना गैर कानूनी है। देखता हूँ कितने साल की जेल होती है। चैन यूचैंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो जानता था ये जुर्म है, इसीलिए तो भंडाफोड़ होने से पहले गड्ढा भरने आया था। आफान, मैं गलत था, मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। सच में मजबूरी में आ गया, इसीलिए इतनी बड़ी गलती की। मुझे बचा लो, तुम्हारे सामने झुकता हूँ। ये कहते हुए चैन यूचैंग सच में घुटनों पर आ गया और माथा टेका। अभी तो बस डरा रहा था, भला भाई की कब्र को हाथ लगाता। तुम्हारे माँ बाप के बारे में अभी बताता हूँ। जरूरत नहीं, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, दोबारा मत दिखना। जितने अकड़ कर चैन यूचैंग आया था, उतने ही बेइज्जत होकर गया। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा हाल था जियांग शुएमेई और चैन वे का। हुआ यह कि चैन वे ने शैन युवेई को नाराज कर दिया और उसे बाहर निकाला जाने वाला था। तभी जियांग शुएमेई और जियांग युदाओ शोर सुनकर दौड़ी आई। जियांग शुएमेई को लगा मैं उसके बेटे को निकाल रहा हूँ, तो ये भी जांचे बिगर जोर जोर से गाली गलौज करने लगी। नतीजा, शैन युवेई का गुस्सा भड़क उठा। उसने लोगों से माँ बेटे दोनों को उठवाकर बाहर फेंकवा दिया और हुक्म दिया कि आगे से इन्हें शैन फैमिली की हवेली में घुसने नहीं दिया जाएगा। चैन फैमिली के तीनों लोगों को बाहर करने के बाद शैन फैमिली की हवेली में आखिरकार सुकून आया। शैन युवेई मुड़ी और मुझे नीचे आते देखा। तुम्हारे वो कजिन, उससे मेलजोल रखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी बुराई करना जानता है। ऐसे रिश्तेदारों से दूरी ही भली। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने उन्हें निकाल दिया? बहुत बुरा लगा। मैंने नाराज चेहरा बनाया। बाहर फेंकना तो बहुत हल्की सजा थी। मैं होता तो पहले दरवाजा बंद करके कुत्ते छोड़ता, खूब डराता, फिर बाहर फेंकता। ये सुनकर शैन युवेई के लबों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, आज से घर में कुछ खूंखार कुत्ते रखते हैं, जो नहीं पसंद आए दरवाजा बंद करके कुत्ते छोड़ देंगे। ये सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। चैन यूचैंग की वजह से जो तनाव था वो एकदम गायब हो गया। हंसते हंसते मैंने शैन युवेई से पूछा, मेरी बुराई करने के अलावा और क्या बोला उसने? ये भी कहा कि वो तुम्हारा असली मंगेतर था और मैं नकली हूँ। शैन युवेई को याद आया कि वो चैन वे के साथ एक सोफे पर बैठी थी। तुरंत घिन आ गई। उसने नौकर को बुलाकर हुक्म दिया कि लिविंग रूम का वो सोफा उठाकर बाहर फेंक दो। तब जाकर वो मेरी तरफ मुड़ी और गंभीरता से बोली, बहुत अच्छा हुआ कि तुम इस घर में आए। मुझ पागल से शादी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। शुक्रिया। वैसे मैं जब पागल होती हूँ तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक होती हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया। ऊपर जाकर बैकपैक उठाई जैसे बाहर जाने वाला हूँ। ये देखकर शैन युवेई ने हैरानी से पूछा, सुबह तो कह रहे थे आज बाहर नहीं जाना, फिर क्यों जा रहे हो? अचानक कुछ काम आ गया, थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर बैग कंधे पर डाला और शैन युवेई को आंख मारी। अगर मैं बाहर ना जाता तो तुम चुपके से काम कैसे करती? ये तुम्हें कैसे पता चला? कल जब मैं काम खत्म करके वापस आया था तो लैपटॉप पहले से बंद था। बहुत आसान था। जाने से पहले लैपटॉप की बैटरी 90% थी, वापस आने पर 100% थी। मतलब किसी ने इस्तेमाल किया और काफी देर तक किया। बैटरी खत्म होने के डर से चार्जिंग पर लगाए रखा, इसलिए हमेशा फुल था। मिशन की जरूरत के चलते एक बार स्पेशल एजेंट का काम किया था, इसलिए छोटी छोटी चीजों पर नजर रखने की आदत है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारी नब्ज देखी तो थकान साफ जाहिर थी। पकड़े जाने पर शैन युवेई को थोड़ी शर्म आई। माफ करना, तुम्हारी बात नहीं मानी। डॉक्टर को धोखा देना अच्छे मरीज की निशानी नहीं है, लेकिन चूंकि तबीयत लगभग ठीक हो गई है, इसलिए बस 2 घंटे काम करने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। मेरे इस गंभीर अंदाज पर शैन युवेई मुस्कुरा दी। जी हाँ सर, जी हाँ हबी। हबी, ये शब्द निकलते ही मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर राहत महसूस हुई। आखिरकार मैं शैन युवेई का पति था, चाहे नाम का ही सही। जैसे ही मैं निकला, शैन युवेई ने तुरंत फोन उठाया और अपने किसी सबॉर्डिनेट को कॉल किया। आदोंग, मेरे लिए गुइये का पूरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करो, जितना डिटेल में हो सके।
पहले उसका इरादा नहीं था मेरे बारे में ज्यादा खोदाबीनी करने का, लेकिन आज चैनवे से सुना कि मैं 10 साल गायब रहा। उन 10 सालों में आखिर क्या गुजरा जो हर रात ऐसे बुरे सपने आते हैं। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, वो सच में मेरी जिंदगी का हर पहलू जानना चाहती थी। इसके बाद मैं शैन फैमिली की प्राइवेट कार में निकला, एक सुनसान मोड़ पर उतरा, पास के पार्किंग लॉट में गया, एक सफेद साधारण कार ढूंढी और उसी के पास कार की मिल गई। कोई चारा नहीं था। शैन फैमिली की सारी गाड़ियां बहुत लग्जरी हैं, हर एक करोड़ों की। ऐसी गाड़ी लेकर निकलना बहुत ज्यादा ध्यान खींचता, इसलिए कल ही बेस को एक गाड़ी तैयार रखने का हुक्म दिया था। जैसे ही गाड़ी में बैठा, गले में पड़े नेकलेस को दबाया और बेस से कॉल कनेक्ट हुआ। बायलोंग, मैं हूँ। गाड़ी मिल गई। अभी एक बहुत जरूरी काम है, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा।